नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे सारे एस्पिरेंट जो 2024-25 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आपके एएलपी टेक्नीशियन के अतिरिक्त जो आरपीएफ है, एनटीपीसी वगैरह एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए जो ये फ्रूटफुल सीरीज़ है साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जाम्पलर प्लस उन पर आधारित जो फैक्ट पर अपन पूरा चैप्टर कवर करते हैं, इसका ये वीडियो नंबर 4 है। आज जो अपन चैप्टर देखने वाले हैं ना, ये मैं 100% कह सकता हूँ, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, प्रत्येक एग्जाम के प्रत्येक शिफ्ट में इससे एक सवाल पूछा जाता है। और बेहतर ढंग से ये बात हो रही है जीव में विविधता वाले चैप्टर को, जिसे आप कह सकते हो पादप एवं जंतु जगत का वर्गीकरण, एनसीईआरटी के फैक्ट प्लस एग्जाम्पलर सही। सबसे पहले तो अपन पूरे फैक्ट देख लेंगे, जहाँ से आपके ये कंसेप्ट है टॉपिक क्लियर हो जाए। इमेज सहित आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अपन बाईलिंगुअल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके फैक्ट आधारित आंसर देखने वाले हैं। तो एंड तक आपको बने रहना। सीरीज को कंटिन्यू करें उससे पहले जो कैंडिडेट रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और एनसीईआरटी के सारे फैक्ट उनको चाहिए वन लाइनर में, तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण प्रदूषण, खगोलीय विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के एनसीईआरटी बेस्ड सारे वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक आप नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हो किरण पब्लिकेशन के। साथ ही साथ बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अतिरिक्त आप किरण पब्लिकेशन की ये प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, जिसमें मैथमेटिक्स से आज तक जो भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और सेम आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे, जीके जीएस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जो विगत 1996 से अब तक रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। और बाकी आप प्रीवियस ईयर के आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह के पेपर ले सकते हो, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब अपन वीडियो क्लास 4 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आपने ये जो जनरल साइंस की सीरीज़ के 3 वीडियो नहीं देखे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तक का अपना कंप्लीट हो चुका है, कोशिका का अपना कंप्लीट हो चुका है, और पदार्थ संबंधित आपका चैप्टर हो चुका है केमिस्ट्री का। ये वीडियो नंबर 4 है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसको फॉलो करते हुए आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस ये जो आपके एनसीईआरटी के फैक्ट आधारित आप पूरा कंसेप्ट देखेंगे तो 90% सवाल आपके रेलवे में यहीं से आने वाले हैं। कंटेंट आपको पता है, एग्जाम्पलर के इस टॉपिक के 48 क्वेश्चन, जिसमें बहुविकल्पीय और लघुत्रात्मक जो इंपॉर्टेंट है वो शामिल है। पादप एवं जंतु जगत का वर्गीकरण अपन देखेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फैक्ट और उदाहरण सहित, जहाँ से उदाहरण से काफ़ी बार सवाल आ जाते हैं। और बाकी इमेज सहित अपन देखेंगे तो आपके थोड़ा दिमाग में ज़्यादा आसानी से वो फिट हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा और अलग अंदाज से करने वाले अपन किस टाइप से। सबसे पहले तो अपन समझेंगे, कंसेप्ट जानेंगे, और लास्ट में अपन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के 48 सवाल करेंगे। तो आपका इस वीडियो में दो चीज़ क्लियर हो जाएगी, आप समझ पाएंगे और उस पर आधारित उस चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे सवालों में। आप आंसर कर पाते हो नहीं कर पाते हो, यहाँ से समझने के बाद, एनसीईआरटी की सारी डिटेल फैक्ट समझने के बाद, और रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि दोबारा जो एग्जाम्पलर के सवाल है ना, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी आपने अभी पढ़ा है उसको दोबारा मैं ऐड करते हुए आपको बता दूंगा, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक वीडियो में आपका सब कुछ हो जाएगा, रिवीजन वगैरह है। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर वर्गीकरण की। तो यहाँ पर जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान है ना, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। अलग अलग जीवों का नाम और उन्हें किन किन आधार पर किसमें बांटा गया है, वो सारा वर्गीकरण टैक्सोनॉमी है। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वर्गीकरण का सबसे पहले जो भी पैमाना का उपयोग किया था वो एरिस्टोटल अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने पादपों को, सबसे पहले पादपों को इन्होंने सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी, शाख में विभाजित किया था। वृक्ष में, झाड़ी में, शाख में। शाख का तना क्या होता है, कोमल होता है। झाड़ी का इतना नहीं होता है, वृक्ष का काफ़ी मजबूत होता है। बाकी शाख बिल्कुल छोटे पौधे हैं। तो शाख, झाड़ी और वृक्ष में विभाजित किया था अरस्तु ने सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त उपस्थिति, ये पौधों का इन्होंने वृक्ष, झाड़ी, शाख में, और प्राणियों को इन्होंने एक तो लाल रक्त की उपस्थिति और दूसरे अनुपस्थिति के आधार पर बांटा था, जिसमें लाल रक्त हो, जिसमें लाल रक्त नहीं हो। और अरस्तु ने जानवरों को 3 श्रेणी, वायवीय, जलीय और स्थलीय में भी विभाजित किया था।
आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आगे यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। चार्ल्स डार्विन बहुत बार पूछा 1859 में, जिन्होंने जैव विकास की अवधारणा दी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसकी अवधारणा? जैव विकास। जैव विकास का मतलब ये हुआ कि जो भी जीव जंतु आप देखते हो कहीं ना कहीं निरंतर वो परिवर्तनों के फलस्वरूप अभी जो वर्तमान रूप आप देख पा रहे हो ना, इससे पहले काफी बदलाव होने के बाद ये रूप आपको देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है, जो स्वाभाविक है। उनको वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उनके अनुकूल होने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, और बदलने के बाद जो आपके समक्ष रूप आ रहा है, परिणाम आ रहा है, वही तो जैव विकास है जीवन यापन के लिए जो आवश्यक है। तो जैव विकास संबंधित इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखी थी। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है? सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई पद्धति है। सवाल आ जाता है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। आगे एग्जाम्पल में सवाल आएगा, कैरोलस लिनियस का संबंध किससे है? द्विनाम पद्धति से है। तो नामकरण किया है, लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने स्पीसीज और जो जाति होती है ना, स्पीसीज जाति और जीनस के आधार पर, यानी वंश के आधार पर, पहला शब्द वंश, दूसरा जाति, दो नाम है ना, पहला नाम वंश का फिर जाति का। तो इस पर इन्होंने नाम दिया था कैरोलस लिनियस ने। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक, बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ये पद्धति तो आगे थी, द्विनाम पद्धति नाम कर दिया, लेकिन ये यूकैरियोटिक कौन सा, प्रोकैरियोटिक कौन सा है, एक कोशिक, बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी, इनमें ये विभेद नहीं कर पा रही थी। तो द्विनाम पद्धति में याद रखना है, कैरोलस लिनियस कब दी थी? 18वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं और वर्गीकरण के, आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है व्हीटेकर का नाम, आर व्हीटेकर, रॉबर्ट व्हीटेकर। तो इन्होंने वर्गीकरण को 5 जगत में बांट दिया था। व्हीटेकर का पंच जगत प्रणाली कब दी गई थी? तो 1969 में, सॉरी 1969 में। तो रॉबर्ट व्हीटेकर का वर्गीकरण 1969 में पंच जगत प्रणाली है, ये इन्होंने प्रस्तुत की। 5 जगत कौन से दोस्तों? मोनेरा जो कि एक प्रोकैरियोटिक है, फिर प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक एक कोशिक, फंजाई, ये दोनों ही स्वपोषी विषमपोषी दोनों ही हो सकते हैं, बाकी ये विषमपोषी है। प्लांटी आपको पता स्वपोषी है, एनिमेलिया है विषमपोषी है। तो फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये कितने जगत है? 5 जगत में वर्गीकृत किया था, जिसमें ये जो रॉबर्ट व्हीटेकर की पंच जगत प्रणाली है, इस वीडियो में विशेषकर अपन प्लांटी, और प्लांटी में भी इन्होंने किया ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और एनिमेलिया को फिर 10 फाइलम इनके देखने वाले, आर्थ्रोपोडा, जो निमेटोडा, एनिलीडा वगैरह हैं, ये सारे देखेंगे एनिमेलिया के। और प्लांटी के भी देखेंगे, ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उदाहरण है, वो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में भी यहाँ पर संक्षिप्त में जो एनसीईआरटी के फैक्ट आपको बता दूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। और बाकी यहाँ पर वर्गीकरण में और भी योगदान रहा है, जैसे अर्नस्ट हेकल का रहा है, रॉबर्ट व्हीटेकर ने तो ये पंचजगत दिया ही है 1969 में, कार्ल वॉस ने 1977 में दिया। इन जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। तो किंगडम में इन्होंने बांट दिया था, कार्ल वॉस हो गए, व्हीटेकर हो गए, अर्नस्ट हेकल हो गई। अब देखिए ये वर्गीकरण का जो क्रम है ना, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। आगे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 2 सवाल इससे देखने को मिलेंगे। सबसे आधारभूत इकाई यानी सबसे छोटी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है ना, वो जाति है, जैसे इंग्लिश में स्पीसीज कहेंगे। अब जाति से थोड़ा आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा वंश। क्या आ जाएगा? जीनस आ जाएगा, जीनस, वंश आ जाएगा। वंश से बड़ा है आपका फैमिली, कुल बड़ा है। कुल से बड़ा है गण, ऑर्डर बड़ा है। गण से बड़ा क्लास है, आपकी वर्ग है। और सबसे बड़ा जगत है, तो किंगडम जगत, जैसे फाइलम डिवीजन, जंतु डिवीजन, पादप डिवीजन, ये जगत सबसे बड़ा है। जगत से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, सबसे छोटी स्पीसीज है। तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। बिल्कुल जाति से आप नीचे शुरुआत कर सकते हो, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, जगत, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, जगत।
अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक है। तो जैव विविधता यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है, वर्गीकरण से उनको आपको पता चलता है कौन सा जीव किस टाइप का, अलग अलग प्रकार के जीवों का आपको पता चलता है, विविधता इनको देखने को मिलती है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है। अब पंच जगत प्रणाली दी गई, इससे पहले कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पत्ती में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा था। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एककोशिक, बहुकोशिक है, स्वपोषी, विषमपोषी, लेकिन पंच जगत प्रणाली में इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है कि कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक की है, जिसमें केंद्रक है वो विकसित नहीं है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, जिसमें झिल्लिका युक्त कोशिकांग देखने को नहीं मिलते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग है। और फिर यहाँ पर यूकैरियोटिक में इन्होंने एक कोशिक, बहुकोशिक में एक कोशिक जीवों की संरचना जटिल बहुकोशिक की जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति और स्वपोषण की क्षमता के आधार पर इन्होंने फिर नेक्स्ट वर्गीकृत किया है 5 जगत में। तो उपयुक्त आधार पर पंच जगत में जो 5 जगत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर और विभाजित किया, जिसको मैंने आपको बताया है कि प्लांटी को, पौधों को 5 फिर भागों में बांटा है, जिसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर इस चैप्टर में अपन देखेंगे जंतु को 10 फाइलम में बांटा गया। जंतु को कितने संघ में? 10 फाइलम में बांटा गया। जंतु को 10 कौन सा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, निम्मेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये 10 फाइलम में बांटा है जंतुओं को आगे। अब द्विनाम पत्ती में मैंने कहा कैरोलस लिनियस ने दी है, जिसमें पहला नाम आपका वंश का है, दूसरा नाम आपके जाति का है। वंश यानी जीन्स का पहला नाम है, दूसरा नाम है वो स्पीसीज का है, जाति का, ये ध्यान रखिएगा। अब इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ टर्म आपको देखने को मिलेगी जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। एक टर्म आपको देखने को मिलेगी त्रिकोरिकी। त्रिकोरिकी, अब त्रिकोरिकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। त्रिकोरिक जंतुओं में त्वचा की 3 लेयर देखने को मिलेगी। त्रिकोरक में 3 लेयर है, जिसमें अंत त्वचा, इस अंत त्वचा को एंडोड्रम बोलते हैं, तो एंडोड्रम देखने को मिलेगी। और बाह्य त्वचा एक्टोड्रम, यानी बाह्य चर्म जो चमड़ी है, अंत त्वचा है, चर्म है जो, और स्किन है जो बाह्य त्वचा है। उसके बाद एक मध्य में भी त्वचा होती है, मेसोड्रम। जो त्रिकोरिकी है इसमें 3 टाइप की त्वचा की लेयर है, और द्विकोरिकी में मध्य त्वचा जो मेसोड्रम है ना, वो नहीं होती है। एंडोड्रम और एक्टोड्रम ये होती है, यानी अंत त्वचा और एक्टोड्रम यानी बाह्य त्वचा जरूर देखने को मिलती है द्विकोरिकी में। और द्विकोरिकी में अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो जो सिलेंट्रेटा है ना, ये द्विकोरक है। आगे ध्यान रखना, सवाल आएगा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा इसे निडारिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा को निडारिया भी कहा जाता है। देहगुआ इसमें पाई जाती है दोस्तों, एक देहगुआ होती है। इसके उदाहरण में हाइड्रा है, फिर टीनोफोरा है। द्विकोरिक है, बाकी सभी आपको देखने को मिलेंगे। त्रिकोरिकी में प्लेटीहेलमिंथीज जो कि एक त्रिकोरिकी है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, कॉर्डेटा, इन जंतुओं को त्रिकोरिकी जीवों के उदाहरण में रखा गया है। फिर आगे एक और फैक्ट आएगा, सिलोम का आएगा, जिसे अपन देहगुआ बोलते हैं। देहगुआ, सिलोम यानी खाली जगह, रिक्त स्थान, जगह। अपने शरीर में जो जगह होती है ना, वो कहाँ पर? शरीर की जो भित्ति है ना, बाह्य त्वचा, और फिर आहार नाल, शरीर की भित्ति है, अंदर की जो लेयर है ना शरीर की, भित्ति, वाल। तो शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच में जो आपको खाली स्थान, तरल से भरी गुहा देखने को मिलता है। तरल से भरा हुआ, जिसमें कुछ न कुछ लिक्विड या गैसेज हैं, फ्लूइड है उसके अंदर। तो सिलोम यानी देहगुआ। देहगुआ में क्या है? या तो आपकी गैस हवा होगी, ठीक है, या फिर कुछ तरल में लिक्विड भी हो सकता है, दरो होगा। तो वो जो सिलोम खाली जगह है, कहाँ पर? शरीर की जो भित्ति है, वाल है, और आहार नाल के बीच में जो जगह है ना, वही सिलोम है, वही देहगुआ है। उस तरल पदार्थ में से, जिसमें त्रिस्तरीय प्राणियों के मध्य स्तर से बाहरी आवरण और पाचक नाल के बीच एक लसिका से भरा विवर होता है, वो सिलोम है। तो एक तरल पदार्थ होता है जो त्रिस्तरीय प्राणी है, त्रिकोरक है। उनका जो मध्य मीसोडर्म है, जो बीच वाली त्वचा की मध्य त्वचा है, मध्य त्वचा से बाहरी आवरण और फिर पाचक नाल के बीच एवं लसिका से भरा विवर होता है। अब यहाँ पर सिलोम यानी देहगुआ। अब देहगुआ में भी 3 टाइप की देहगुआ होती है। कितने टाइप की? 3 में। एक कूट परगुहिक होती है, दूसरी आपकी देहगुआ होती है, वो होती है एसिलोमेटा यानी अगुहिक, यानी बिल्कुल देहगुआ होती ही नहीं है। और तीसरी आपकी देहगुआ होती है, वो परगुही समूह से संबंधित है। परगुही यानी यहाँ पर सिलोम होता है, देहगुआ होती है। तो जो कूट परगुहिक है, जैसे एस यानी स्यूडो सिलोमेटा, कैसी? स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स है, आभासी है, एक्चुअल में है नहीं, वहाँ पर आभास होता है, कहीं न कहीं बीच वाला रास्ता। ये स्यूडो कूट परगुइक है, कन्फ्यूज करने वाला है, आभास करने वाला है। तो एस्केल हेलमिंथीज जो होती है, इस एसेलमिंथीज को निमोटोडा भी बोलते हैं। तो निमेटोडा में ये कूट परगुहिक होती है, यानी स्यूडो
जो आपकी सिलोमेटा है, स्यूडो सिलोमेटा है, उसके अंतर्गत जो आपकी निमोटोडा में गोल कृमि यानी एस्केरिस हैं, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, विचेरेरिया इसके उदाहरण हैं जिसमें कूट परघुइक होती है। आगे सवाल आएगा इससे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले ही आप समझ पा रहे हो। शरीर गुहा बिल्कुल नहीं होती है, तो पोरीफेरा में नहीं होती है और प्लेटी हेलमंथीज में नहीं होती। ध्यान रखिएगा, पोरीफेरा बिल्कुल फुल है ये, इसमें गुहा होती ही नहीं है। और प्लेटी हेलमंथीज है, ये भी बिल्कुल हैंडमेड लगा के फुल हो गया है, पोरी फुल हो गया ये, यानी बिल्कुल गुहा नहीं होती है पोरीफेरा और प्लेटी हेलमंथीज में। निम्मेटोड में आपकी कूट होती है जिसमें आपकी गोलकृमि वगैरह उदाहरण है। अब होती किस में है गुहा, जो कि सिलोम होती है, सिलोमेटा होता है, वो मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एनिलिडा, स्लेंटेटा, इकाइनोडर्मेट, कोर्डेटा इन सभी में होता है ये सिलोम। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 5 जगत वर्गीकरण जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी है। इनका वर्गीकरण इस टाइप से होता है। जीवधारी में एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक एक तरीके से विकसित सुस्पष्ट केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली युक्त उसके अंदर कोशिकांग मिलेंगे कोशिका में, तो केंद्रक होता है एक तरीके से। और प्रोकैरियोटिक में मैं बोलूँगा केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में आपका उदाहरण में आ जाएगा मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। और बाकी यूकैरियोटिक में आपका एक कोशिक के अंतर्गत, यूकैरियोटिक भी केंद्रक है तो एक कोशिक भी हो सकता है, बहुकोशिक भी हो सकता है। एक कोशिक में आपके प्रोटिस्टा आ जाएगा यूकैरियोटिक में, बहुकोशिक में बाकी आपका फंजाई और प्लांटी आ जाएगा, एनिमिलिया भी आ जाएगा। फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया बहुकोशिक है और ये आपका यूकैरियोटिक बहुकोशिक है। इसमें आपकी कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित है। तो यहाँ पर भी बहुकोशिक यूकैरियोटिक में भी बिना कोशिका भित्ति वाला, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी पौधों में कोशिका भित्ति होती है। इसमें आपकी फंजाई में भी कोशिका भित्ति होती है, प्लांटी में भी होती है, लेकिन प्लांटी करता प्रकाश संश्लेषण, फंजाई नहीं करती प्रकाश संश्लेषण। अब 5 जगत वर्गीकरण में एक एक करके इनकी विशेषता देखते हैं। सबसे पहले मोनेरा की ओर देखते हैं। मोनेरा, मोनेरा मैंने कहा है कि ये प्रोकैरियोट है। कैसा है? प्रोकैरियोट, यानी केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ मोनेरा भोजन कैसे खुद भी बना सकता है और दूसरों पर भी आश्रित रहता है, तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं मोनेरा। मोनेरा में मैंने कहा प्रोकैरियोटिक है तो केंद्रक यहाँ पर सही नहीं रहेगा, संगठित केंद्रक नहीं रहेगा। कोशिकांग है वो संगठित नहीं रहेंगे क्योंकि कोशिका झिल्ली है ही नहीं, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग है ही नहीं। झिल्लों में न तो संगठित, जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होंगे और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते। मोनेरा बहुकोशिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर केंद्रक और कोशिकांग भी नहीं है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। पोषण के स्तर पर स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मोनेरा के उदाहरण की बात करें तो इसमें एक उदाहरण एनाबेना का भी आता है। तो एनाबेना एक साइनोबैक्टीरियम है। क्या है? नील हरित शैवाल है। साइनोबैक्टीरियम यानी नील हरित शैवाल। तो मोनेरा है ये दोस्तों। इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कोई संगठित केंद्रक नहीं होता है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है तो बैक्टीरिया आपके मोनेरा के अंतर्गत आएगा। जीवाणु मोनेरा के अंतर्गत आएगा। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिसे आप साइनोबैक्टीरियम बोलते हो, ये भी आपके मोनेरा में आएगा। और फिर माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म भी मोनेरा के अंतर्गत आएगा। तो एनाबीना ध्यान रखना, ये भी मोनेरा में है। आप यहाँ पर मोनेरा में ये आप देख सकते हो बैक्टीरिया, जीवाणु मोनेरा में है जो स्वपोषी विषमपोषी हो सकता है। केंद्र के यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, प्रोकैरियोटिक है ध्यान रखना। और एनाबीना ये मोनेरा में। नेक्स्ट अपना है प्रोटिस्टा। अब मोनेरा में आपने देख लिया प्रोकैरियोटिक था और बहुकोशिक नहीं था, लेकिन प्रोटिस्टा अब ये यूकैरियोट तो है। यूकैरियोट का मतलब इसमें केंद्र के एक तरीके से स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, जो केंद्र की गुण विशेषताएं होनी चाहिए वो इसमें शामिल हैं। तो केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट जो प्रोटिस्टा में होता है, लेकिन एक कोशिक है, बहुकोशिक नहीं है। प्रोटिस्टा एक कोशिक यूकैरियोटिक है। अब इस वर्ग में प्रोटिस्टा में आपको क्या देखने को मिलता है? गति के लिए, गमन के लिए प्रोटिस्टा वाले जो जीव है ना उसमें सीलिया होता है या फिर फ्लेजिला होता है। ऐसी संरचना होती है बाल टाइप सीलिया फ्लेजिला, जिसके उस संरचना के कारण ये गमन करते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे ये बाल नुमा जो संरचना है ना, यही तो आपका सीलिया वगैरह है, फ्लेजिला वगैरह है, जिनसे ये चल पाते हैं। तो ये उनके चलने के लिए सहायक फ्लेजिला सीलिया संरचना किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में पाई जाती है। और प्रोटिस्टा जैसे ही है तो इमेज में ये वाला आपके सामने आई जाने चाहिए कि ये फ्लेजिला वगैरह है, ये प्रोटिस्टा की है। अब प्रोटिस्टा में एक कोशिक होते हैं, ध्यान रखना। तो एक कोशिक में कौन से आ जाएंगे? विशेषकर ध्यान रखिएगा ये स्वपोषी विषमपोषी। मोनेरा भी स्वपोषी विषमपोषी, प्रोटिस्टा भी स्वपोषी विषमपोषी। और प्रोटिस्टा में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव में आपके उदाहरण देखेंगे तो पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना ये प्रोटिस्टा के उदाहरण है जो प्रोटोजोआ है। इसके अतिरिक्त एक कोशिक शैवाल भी, अब नील हरित शैवाल आपने देखा
वो तो था मोनेरा में, लेकिन एक कोशिक शैवाल प्रोटिस्टा में, डाई एटम प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में ये उदाहरण पैरामीशियम, आपको अमीबा, यूग्लिना देखना, जो कि एक कोशिक जीव है, यूकैरियोटिक, ये अमीबा है, इसमें अग्रमुखी कूटपाद है। और ये आपका यूग्लिना है, आप देख सकते हो पूरा डिटेल में पोज करके चित्र। ये आपका पैरामीशियम है जहाँ से अपशिष्ट यहाँ से निकलते हैं। और बाकी अमीबा आपको पता है एक भोजनधानी होती है, ये देख पा रहे हो। तो ये आपका है प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, आप देख सकते हो। प्रोटोजोआ जितने भी है वो प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, एक कोशिक शैवाल, डाइएटम, सोपोसी, विषमपोषी, दोना, फ्रेजिला और शीलिया होती है गमन के लिए प्रोटिस्टा में। एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव है, ध्यान रखना, प्रोटिस्टा कवर। अब बात करते हैं फंजाई की। ये आप देख सकते हो फंजाई है, ये स्वपोषी विषमपोषी नहीं। इससे पहले आपने देखा मोनेरा, प्रोटिस्टा स्वपोषी विषमपोषी दोनों, लेकिन फंजाई केवल विषमपोषी है। ध्यान रखना, फंजाई का मतलब कवक है। ये कवक है ना, ये एक मृत जीवी है। मृत जीवी का मतलब है ये कुछ सड़े गले मृत जो एक तरीके से जीव है उनसे भोजन ग्रहण करते हैं मृत जीवी, वो आपके फंजाई हो जाएगा। जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, फंजाई। अब यहाँ पर परजीवी और एक जो एक होता है आपकी मृत जीवी जो कि सड़े गले जीवों पर निर्भर रहता है, एक परजीवी एक परपोषी होता है। परपोषी और परजीवी। अब परपोषी कौन है? जैसे कि जू है ना, जू आपका ये शरीर है, बाल है। अब जूं क्या है? सिर के बालों में रहेगी। तो जूं बालों से क्या प्राप्त करेगी? पोषण प्राप्त करेगी। तो बाल किसकी भांति कार्य कर रहे हैं? परपोषी, दूसरे को पोषण दे रहे हैं। और जूं क्या है? परजीवी, जो दूसरों पर डिपेंड है, परजीवी। परजीवी यानी जो जीवित सजीव जीवों पर निर्भर है, दूसरों से अपना भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं सजीवों से, वो परजीवी है। मृत जीवी जो सजीवों से नहीं, मृत से अपना भोजन ग्रहण करते। तो कई अन्य आतिथ्य जीव के जीवित जीव दरों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं परजीवी। और फिर यहाँ पर फंजाई में आपका कवक है ना, इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया था, पौधे में यानी प्लांटी में और फंजाई में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमिलिया। आपने देखा प्लांटी यानी प्लांटी में कोशिका भित्ति होती, शैल वाल होती। इसके अतिरिक्त फंजाई में भी कोशिका भित्ति होती है। तो कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो फंजाई में कोशिका भित्ति है ये दोस्तों काइटिन नामक एक जटिल शर्करा से बनी हुई। तो काइटिन जो एक कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, तो काइटिन से बनी है फंजाई की कोशिका भित्ति। किससे बनी है फंजाई की कोशिका भित्ति? काइटिन से। और पेड़ पौधे जो है ना, उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? उनकी रहती है सेलुलोज से। अब ये जो प्लांटी की है सेलुलोज से और फंजाई की है काइटिन से, इनका ध्यान रखना है। फंजाई के उदाहरण की और बात करें तो यीस्ट फंजाई का उदाहरण है। यीस्ट किसका है? फंजाई का है। मोल्ड फंजाई का, मशरूम फंजाई का है, सैक्रोमाइसीज है, पेनिसिलियम, एग्रिकिस। तो ये फंजाई के उदाहरण देख सकते हो, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, सैक्रोमाइसीज और पेनिसिलियम, फिर एग्रिक्स। ये यहाँ पर यीस्ट है, पेनिसिलियम है, एग्रिक्स हैं। ये फंजाई के उदाहरण हैं जो पोषण में एक तरीके से ये मृत जीवी ज़्यादा होते हैं। विषम पोषी यूकैरियोटिक है, केंद्रक विकसित होता है। और उदाहरण देख लीजिएगा। सवाल आता है कि फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। सहजीविता से संबंधित आगे एक फैक्ट आएगा, सहजीविता। तो सहजीविता में जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। जब पौधे दो एक साथ रहेगी और दोनों को यहाँ पर लाभ हो रहे हैं तो वहाँ पर वो कहलाएंगे सहजीवी, और इसका ये गुण सहजीविता कहलाती है। सहजीविता के उदाहरण में आपका लाइकेन आ जाएगा। क्या आएगा? लाइकेन। अब यहाँ पर लाइकेन में तथा लेग्यूमिनेसी जो कुल के पौधे हैं ना, उनकी ग्रंथियों में नाइट्रीकरण जीवाणु पाया जाता है। लाइकेन जीवन का एक जटिल रूप है जो अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य का संबंध है ना, वो लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल जो फंगस है और शैवाल एल्गी की सहजीवी साझेदारी है, वो लाइकेन है, जिसमें प्रमुख भागीदार है वो कवक है। अब यहाँ पर एक नाम आता है परपोषी का। तो वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय का पोषण मिलता है उसे परपोषी कहलाता है। उदाहरण के लिए जूं के लिए मानव क्या परपोषी, यानी मानव से जूं को अपना पोषण मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो मानव परपोषी है। और जिसको मिल रहा है वो आपका परजीवी है। यदि सामने वाला सजीव से, होस्ट आपका सजीव है, तो वो जो सजीव से पोषण लेता है वो परजीवी हो जाएगा, जिससे लेता है वो परपोषी हो जाएगा। लाइकेन है वो आपका कवक और शैवाल का साझेदारी है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं प्लांटी। प्लांटी यानी पेड़ पौधे। तो इसकी कोशिका भित्ति है वो बहुकोशिक यूकेरियोटिक। अब पेड़ पौधे यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिक होते हैं, और कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। आपने देखा कोशिका भित्ति और किस में होती है, फंजाई में होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति थी काइटिन की, ठीक है, और यहाँ पर कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है। पेड़ पौधे, अब फंजाई था आपका विषम मृत जीवी था, फंजाई था मृत जीवी, ठीक है, स्वपोषी नहीं था। प्लांटी स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पौधे प्लांटी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो जीवधारी का यहाँ पर बेहतर ढंग से आपने समझा। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है, जो आपका मोनेरा में आ गया, आपके प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा था। मोनेरा में आपने उदाहरण देखा, जो जीवाणु है नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, एनाबीना वो मोनेरा में। फिर प्रोटिस्टा में आप देखा एक कोशिक यूकैरियोटिक में, उसमें आपके विशेषकर प्रोटोजोआ जो पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना है। फंजाई में यीस्ट मोल्ड मशरूम है, पेनिसिलियम एग्रिक्स। प्लांटी में सारे पेड़ पौधे हैं। अब यहाँ पर बहुकोशिक में भी आपने दो देखे जिसमें कोशिका भित्ति है वो होती है, जैसे फंजाई में होती है काइटिन की। प्लांटी में पेड़ पौधों में जो होती है कोशिका भित्ति जिसमें भोजन अपन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, और वो आपकी सेलुलोज की होती है। और कोशिका भित्ति जिसमें नहीं होती वो एनिमिलिया है। तो यहाँ पर अपन प्लांटी जगत का वर्गीकरण देखने वाले हैं। आपने देख लिया है प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई के बारे में डिटेल। अब प्लांटी में अलग अलग भाग है, ये अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में एक बाकी सभी यूकैरियोटिक है, एक प्रोकैरियोटिक आपका मोनेरा है। और अब प्लांटी का वर्गीकरण कुछ इस टाइप से है। प्लांटी में भी 5 भाग हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर प्लांटी के 5 भाग कुछ इस टाइप से हैं। एक तो जिसका शरीर है बिल्कुल विभेदित नहीं होता, यानी जड़ तना पत्ती में जिनका शरीर बंटा हुआ नहीं होगा वो भाग होगा थेलोफाइटा। और जिसका शरीर विभेदित होगा, जड़ तना पत्ती में विभाजित होगा शरीर, वो आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होगा, जिसका शरीर विभाजित होगा। यानी थेलोफाइटा ही पादप जगत का एक ऐसा भाग है जो बिना विभेदित शरीर का होता है, विभेदन नहीं होता। बाकी विभेदित शरीर में आपके अब विभाजन हो रहा, जड़ तना पत्ती में शरीर विभाजित है, उसमें भी 2 टाइप का है। एक तो जिसमें सेवनी उत्तक है वो नहीं है, एक जिसमें सेवनी उत्तक है, यानी जल और भोजन के सेवन के लिए जो उत्तक है ना, वो आपके थेलोफाइटा में सेवनी उत्तक नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में सेवनी उत्तक नहीं होता है। सेवनी उत्तक किस में होता है, तो सेवनी उत्तक होता है टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, इनमें सेवनी उत्तक होता है। ब्रायोफाइटा में सेवनी उत्तक नहीं होता है। ये एक तरीके से उभयचर है, पौधों का उभयचर है वो ब्रायोफाइटा है, योजक कड़ी है। सेहवनी उत्तक वाले कौन से हैं, तो सेहवनी उत्तक में भी 2 टाइप के, जिसमें बीज है वो नहीं होता है और जिसमें बीज होता है। अब बीज नहीं होता है उसे कहा जाता है क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम में टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा बीज रहित होते हैं। क्रिप्टोगैम में आपका थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा बीज रहित। और बीज वाले 2 होते हैं जिसमें आप फेनरोगैम कहते हो। फेनरोगैम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो बीज में 2 हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में बीज खुली अवस्था में रहेगा, जिसे आप अनावृत बीज ही कहेंगे, खुली अवस्था में, नग्न अवस्था में रहेगा, वो आपका होगा जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज है वो फल है, फलों में बंद अवस्था में बीज रहेंगे, बीज ढकी हुई अवस्था में फलों में बंद रहेंगे, वो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी आगे 2 भागों में, एक द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री अलग है, जैसे एक बीजपत्री आपका बाजरा है, गेहूं है, ये एक बीजपत्री है। सेब वगैरह है, आलू वगैरह, ये द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री की जड़ें होती है ना वो जकड़ा जड़ें होती है, रेशेदार होती है जड़ें, ठीक है। और एक बीजपत्री में जो शिराविन्यास होता है ना वो जाली समानांतर शिराविन्यास होता है। द्विबीजपत्री में जालिका रूपी शिराविन्यास देखने को मिलता है। जड़ें आपकी मूसला होती हैं द्विबीजपत्री में, आगे डिटेल में और जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ब्रीफली देख पा रहे हो प्लांटी जगत आगे। एक तो आपके विभाजित नहीं होता वो थेलोफाइटा, विभाजित होता है ब्रायोफाइटा और फिर टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ने ये दोनों, साथ में ये टेरिडोफाइटा भी, ये तीनों है ना, इसमें बीज नहीं होते, इसलिए इसे कहा जाता है क्रिप्टोगैम। और बीज वाले हैं वो फेनरोगैम है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब सेहवनी उत्तक किस में होता है, जिसमें सेहवनी उत्तक होता है, तो सेहवनी उत्तक होता है एक तो टेरिडोफाइटा में, फिर जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म। आगे सवाल आएगा सेहवनी उत्तक किस में, तो टेरिडोफाइटा में है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। नग्न अवस्था वाला वो जिम्नोस्पर्म है और ढकी हुई अवस्था में बीज होते हैं वो एंजियोस्पर्म है। तो प्लांटी जगत में शुरुआत करते हैं थेलोफाइटा से। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। थेलोफाइटा में क्या,
पेड़ पौधा जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है? नहीं होता है। शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, एल्गी होता है। थैलोफाइटा को ही शैवाल है। कभी कभार थैलोफाइटा के स्थान पर आपको शैवाल लिखा हुआ मिलेगा, वो भी थैलोफाइटा है। यानी जड़ तना पत्ती में शरीर विभाजित नहीं होगा। मुख्य रूप से थैलोफाइटा जल में पाए जाते हैं। तो ये जो शैवाल जल में होगा थैलोफाइटा। इसके उदाहरण में आप देखेंगे थैलोफाइटा में यूरोथ्रिक्स, कौन सा थैलो है? यूरोथ्रिक्स थैलो है। और थैलो है वो क्लेडोफोरा है। थैलो कौन सा है? क्लेडोफोरा। यूरोथ्रिक्स है। अल्वा थैलोफ्रिक्स है। अब थैलो के जो बैग्स, एक तरीके से मैं यहाँ पर ट्रिक्स बताऊँ तो बैग्स के प्रकार ये आप कह सकते हो यूरोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, अल्वा बैग दीजिएगा, अल्वा ब्रांड का बैग, स्पाइरोगाइरा, कारा है, कारा, ठीक है। ये सभी थेरोफाइट है, यानी ये विभाजित नहीं होंगे। यूरोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कारा। तो कारा, फोरा, यूरोथ्रिक्स, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, थेरोफाइटा, जिसे शैवाल कहेंगे, शरीर विभाजित नहीं होगा, जल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर और आप चित्र के माध्यम से ये थेलोफाइट के बारे में जान पाएंगे। जो थेलोफाइटा का हूँ, कोष्टक में शैवाल का हूँ, इसमें यूरोथ्रिक्स हैं, क्लेडोफोरा इस टाइप से हैं, फिर अल्वा इस टाइप से हैं, स्पाइरोगाइरा इस टाइप से, कारा इस टाइप से। ये सभी थेरोफाइट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अपना ब्रायोफाइट। इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप वर्ग का जो उभयचर है वो ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट है। इसका शरीर, केवल थैलोफाइट का शरीर ही विभाजित नहीं होता है, विभाजित शरीर ब्रायोफाइट में होता है। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या सहवनी उत्तक होते हैं? नहीं होते हैं। सहवनी उत्तक हैं केवल टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होते हैं। थैलोफाइट में पादप वर्ग का उभयचर है। पादप तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है। तना और पत्ती जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी ब्रायोफाइट में। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनिज पदार्थ के सेवन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते, यानी सेवनी उत्तक नहीं होते हैं। पौधे में जल और खनिज पदार्थ के सेवन करने के लिए, एक भाग से दूसरे भाग में भेजने के लिए ब्रायोफाइट में सेवनी उत्तक होते हैं? नहीं होते। सेवनी उत्तक होते हैं टेरिडोफाइटा में होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं और जिम्नोस्पर्म में होते हैं सेवनी उत्तक। बिना सेवनी उत्तक के थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा, इसके उदाहरण में आपको ये वाला नीचे आप इमेज देख पा रहे हो, ये सभी ब्रायोफाइट है। यानी मॉस है, मॉस को आप कह सकते हो फ्यूनेरिया। क्या? फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया भी एक ब्रायोफाइट है इस टाइप से। फिर मार्केशिया और रिक्शिया, ये रिक्शिया ब्रायो, मार्केशिया ब्रायो, फ्यूनेरिया ब्रायो। तो मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया, मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया, ये ब्रायोफाइट है जिसमें सेवनी उत्तक नहीं होते हैं। तना और पत्ती जैसी संरचना में उनका पादप पूरा विभाजित रहेगा। पादप का आगे सवाल आएगा, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायो का कहते हैं। ब्रो है, ब्रो ब्रो ब्रो, ब्रदर, पादप वर्ग का उभयचर है। और इसमें रिक्शिया, मार्केशिया, ब्रो को, ब्रदर को कभी मारना नहीं चाहिए। मार्केशिया, रिक्श, ऐसी रिस्क नहीं लो ब्रदर के साथ में। मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर अपना टेरिडोफाइट पौधा है। टेरिडोफाइट में पौधा बिल्कुल विभाजित रहेगा, जड़ तना पत्तियों में विभाजित देखने को मिलेगा पौधा। और टेरिडोफाइटा में जो भोजन है, जल के सेवन के लिए सेवनी उत्तक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में उदाहरण में है मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। अब टेरिडो है तो टेल, हॉर्सटेल, फर्न, मार्सिलिया, ये उदाहरण है टेरिडोफाइट का, देख सकते हो। मार्सिलिया टेरिडोफाइट के उदाहरण है, फर्न है वो टेरिडोफाइट के उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर आपने देखा ये सभी क्रिप्टोगैम थे, यानी बिना बीज वाले पौधे थे। बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती क्रिप्टोगैम में। यानी थैलोफाइटा में आपने जो उदाहरण देखा है, कारा का देखा था आपने, अल्वा का देखा था आपने, यूलेथ्रिक्स का उदाहरण देखा था, यूलेथ्रिक्स का देखा था आपने, क्लेडोफोरा का देखा था, वो सभी थैलोफाइट है ना, बीज नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट में आपने मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया देखा है, इसमें भी बीज नहीं होते। और टेरिडोफाइट में आपने देखा है फर्न, हॉस्टेल, ठीक है, टेरिडो में हॉस्टेल था, ठीक है, तो फर्न है, हॉस्टेल है, फिर मार्सिलिया भी इसमें ही है ना, मार्सिलिया, ये टेरिडोफाइट है। तो इन तीनों में बीज नहीं होगी, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी, जननांग अप्रत्यक्ष होंगे, तो ये सभी क्रिप्टोगैम है। क्रिप्टोगैम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। फेनरोगैम में जो आगे अपन देखने वाले, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो टर्म देखने को मिलेगा, जिसमें बीज विकसित करने की क्षमता होती है, जननांग विकसित होते हैं, जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं। जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं वो फेनरोगैम से। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। तो बीज के अंदर आपके संचित खाद्य पदार्थ होता है भ्रूण के लिए, जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है फेनरोगैम में। बीज की अवस्था के आधार पर फेनरोगैम में दो भाग है। बीज कैसा है? जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज है, बिल्कुल खुली अवस्था में बीज देखने को मिलेंगे, वो तो जिम्नोस्पर्म है।
और फिर एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज रहेंगे, फल के अंदर बंद अवस्था में बीज रहेंगे वो एंजियोस्पर्म में, खुली अवस्था में बीज रहेंगे वो जिम्नोस्पर्म है। अब यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिटेल में देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म यानी नग्न अवस्था में अनावर्त बीजी आप बोलेंगे। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, जिम्नो का मतलब ही होता है नग्न। स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, यानी ऐसे बीज जो खुली अवस्था में हो, ढकी हुई अवस्था में नहीं हो, वो आपका नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म होगा। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार होंगे, ये काष्ठीय होते हैं। इसके अंतर्गत आपके जिम्नोस्पर्म में ये आपके पाइनस और साइकस आ जाएंगे, जिनके बीज खुली अवस्था में मिलेंगे। तो पाइनस हैं, साइकस हैं, ये जिम्नोस्पर्म है। इसके अतिरिक्त पर्सरल है, सनोबार, देवदार, ये सभी जिम्नोस्पर्म जो कोणधारी पादप जितने भी है ना वो जिम्नोस्पर्म में खुली अवस्था में बीज वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट एंजियोस्पर्म, जिसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भी आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म के बाद अपन देखेंगे एनिमिलिया जगत का वर्गीकरण। सपुष्पक, समर्थबीजी, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म एक ही बात है। एंजियोस्पर्म यानी ढकी हुई अवस्था में बीज है, आवर्त हैं, बीज कैसे आवर्त है, समर्थ है, सपुष्पक है यानी पुष्प वाले हैं। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्म का अर्थ होता है बीज, पुष्पी पादप भी कहते हैं। ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म में जो खुली अवस्था में बीज होता है ना वो पुष्पी नहीं है, एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादप है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके हुई अवस्था में, और ये सपुष्पक है एंजियोस्पर्म, यानी बीज में जो पुष्प सपुष्पी है, ढकी हुई अवस्था में बीज हैं, फल के अंदर रहते हैं। तो सपुष्पक पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल निश्चित रूप से पाए जाते हैं। इसमें सब कुछ होगा, फूल, फल, सब कुछ। इनके बीज का विकास अंडाशय के अंदर से होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जो पौधे में किस टाइप से जनन होता है। जननांग में अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर आपको मिलता है बीजांड, जो अंडाशय के अंदर ही मन के टाइप संरचना रहती है वो बीजांड की रहती है। और बीजांड है वो आगे चलकर विकसित होकर बीज बन जाएगा, और अंडाशय में है वो बन जाएगा फल। तो बीजांड है वो अंडाशय के अंदर रहता है, तो फल के अंदर बीज रह जाएंगे। तो ध्यान रखना, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, और बीजांड से फिर बीज बन जाएगा। बीजों में बीज पत्र होता है जो अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्र में एक बीज पत्र और द्विबीजपत्री, ये पुष्पी पादप की बात कर रहे हैं। ये अपन एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ये हम ढकी हुई अवस्था वाले बीजों की बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में अलग अलग नाम उदाहरण आते हैं। तो यहाँ पर एक बीजपत्री में किस टाइप का आपको जड़ें देखने को मिलेगी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इनकी अलग अलग जड़ें रहती है। एक बीजपत्री में जो जड़ें रहेगी ना वो गुच्छेदार रहेगी, रेशेदार जड़ें देखने को मिलेगी। जिस प्रकार आप देखते हो जो जड़ें रेशेदार किस में होती है, गेहूं के आपके पौधे की, आप उसको हटा के देखना ज़मीन से तो उनकी जड़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके रेशे होंगे, फाइबर होंगे, जिन्हें आप जकड़ा जड़ें भी कह सकते हो, ठीक है। और जिस प्रकार बाजरा वगैरह की सब कुछ देखते हो ये सभी रेशेदार जड़ें हैं। लेकिन रेशेदार जड़ें में जो सिरा विन्यास रहता है ना, जो पत्ती का सिरा विन्यास रहता है ना वो समानांतर रहेगा। एक दोस्तों जाली का, जैसे कि पत्ती में बात कर लेता हूं, एक पत्ती आपने ले ली है तो ये आपकी मध्य शिरा है। बाकी ये ऐसी सिराएं रहती है ना, ये सिरा विन्यास है, ये जाली का है। कैसा है, जाली का। ये पत्ती का सिरा विन्यास कैसा है, जाली का वाला सिरा विन्यास है। इसके अतिरिक्त जो समानांतर इस टाइप से आपको मिलेगा ना सिरा विन्यास, वो रहता है एक बीज पत्री में, जिसमें रेशेदार जड़ें रहती है ना, उनका सिरा विन्यास रहता है वो समानांतर रहता है। तो जब नसें एक पर्णदल के भीतर एक दूसरे के समानांतर रहती हैं तो एक बीज पत्री में समानांतर सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें रहती हैं। द्विबीज पत्री में यहाँ पर जड़ें हैं, उनका तो उस जड़ों को बोलेंगे मूसला जड़ें, ठीक है, मूसला जड़ें। मूसला नहीं, बहुत ज़्यादा एक सीधी जड़ हो जाएगी, जैसे ये सीधी लंबी जड़ होगी, इस टाइप से जड़ होगी ना वो मूसला होगी। और ये जो जड़ें हैं ना, एक ही जड़ बहुत सारी रेशेदार, ये रेशेदार जड़ें। तो लंबी जो मूसला जड़ें होती है वो द्विबीजपत्री में होगी। सिरा विन्यास द्विबीजपत्री में आपका जालिका वाला वो द्विबीजपत्री में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बीजपत्री के उदाहरण की बात करें जिसमें आपकी जकड़ा जड़ें होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं एक बीजपत्री में, और समानांतर सिरा विन्यास पत्तियों का देखने को मिलता है। उसमें मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं, प्याज, नारियल, घास, अदरक, केला, इनकी जड़ें देख लेना, बिल्कुल रेशेदार, बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें देखने को मिलेगी, रेशा बहुत ज़्यादा होगा। मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं, प्याज, नारियल, बाजरा, धान, ये सभी जो जई, लहसुन, प्याज उदाहरण है एक बीजपत्री के। केला, नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर एक बीजपत्री के उदाहरण है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत आपके आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब। द्विबीजपत्री में आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब, नीम, नीम भी द्विबीजपत्री, नीम की जड़ देखना इस टाइप से मूसला जड़ देखने को मिलेगी। सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें, मूंगफली
और ओक, ये सभी द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री में टोटल 165 कोल है, जिम्नोस्पर्म में 3 कोल है, एक बीजपत्री में 34 कोल है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं एनिमेलिया का वर्गीकरण। आपने देखा पौधे का प्लांटी वर्गीकरण, तो प्लांटी में आपने देख लिया ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपने देखा कि खुली हुई अवस्था में बीज रहेंगे, एंजियोस्पर्म में ढकी हुई अवस्था में बीज में आपने एक द्विबीजपत्री दोनों ही देख लिए। अब एनिमेलिया का देखेंगे, जो जीव जंतु उनका वर्गीकरण देखते हैं, तो एनिमेलिया जैसे प्लांटी होते हैं वो यूकैरियोटिक बहुकोशिक होते हैं लेकिन स्वपोषी होते हैं। अब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है उसमें। एनिमेलिया होता है ना, वो यूकैरियोटिक बहुकोशिक होता है लेकिन विषमपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते एनिमेलिया। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और आपने देखा फंजाई, उसमें भी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई थी। लेकिन एनिमेलिया में कोशिका भित्ति सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती, जो बाहरी कोशिका भित्ति है ना, एनिमेलिया में नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्राणी, ये एनिमेलिया का वर्गीकरण है, अलग अलग आधार पर इसको भी बांटा गया है। एनिमेलिया में यहाँ पर मैं कोशिका स्तर की बात करूँ, यानी कोशिकीय स्तर की संरचना देखने की, जिसका शरीर में कोशिकीय स्तर हो, वो पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर की संरचना है। बाकी सभी में उत्तक स्तर की संरचना। तो आगे सवाल आएगा कोशिकीय स्तर की संरचना वाला कौन सा संघ फाइलम है, तो पोरीफेरा। पोरीफेरा की संरचना है वो कोशिका के स्तर की है, बाकी सभी की उत्तक स्तर की। अब उत्तक स्तर की जब संरचना देखते हैं तो उसमें भी 3 टाइप की देहगुआ देखने को मिलती है। आपने देखा था कूट देहगुआ और देहगुआधारी सिलोम थी ना, एक तो जो बिल्कुल कूट स्यूडो सिलोमेटा आप था, देहगुआधारी जो सिलोमेटा है जिसमें देहगुआ है, और एक बिल्कुल देहगुआ नहीं है, यहाँ पर सिलेंटेट नहीं, प्लेटी हेलमंथीज में नहीं होती है, देहगुआ बिल्कुल नहीं है, तो वो है प्लेटी हेलमंथीज है जो एसिलोमेटा है। तो बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देहगुआ नहीं है। देहगुआ कहाँ पर होती है? बाह्य त्वचा, बाह्य जो एक्टोड्रम होता है, बाह्य त्वचा, और फिर जठर त्वचा जो आहार नाल है, ठीक है। आहार नाल के बीच जो गुआ है ना, वो जगह है ना, वही तो आपकी देहगुआ है, लेकिन इनके मध्य नहीं होती। प्लेटी हेलमंथीज जो संरचना है प्राणी में, आगे पोरीफोरा, प्लेटी हेलमंथीज है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेट वगैरह ये सभी आ जाते हैं। तो इनमें किसमें बिल्कुल देहगुआ नहीं होती? आगे सवाल आएगा। तो प्लेटी हेलमंथीज के जो उदाहरण है ना, उसमें देहगुआ नहीं होती। कूट देहगुआ केवल यहाँ पर निम्मेटोडा में होती है। किसमें? कूट होती है, आभासी होती है, फॉल्स देहगुआ। आपको लगता है कि देहगुआ, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर दरो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये कूट देहगुआधारी निम्मेटोडा में होते हैं। और बिल्कुल देहगुआ, स्पष्ट देहगुआ होती है वो एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये सभी स्पष्ट देहगुआ वाले इकाइनोडर्मेटा, कोरडेटा, इसमें देहगुआ होती है। कशेरुकी वगैरह में सभी में। आगे अपन देखेंगे कशेरुकी। कशेरुकी में आगे और भाग है। कशेरुक में आपका आ जाएगा मत्स्य हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, स्तनपायी हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट कशेरुकी से भी आगे देखेंगे, तो इनको डिटेल में जानते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर एनिमेलिया का वर्गीकरण करते हैं। अब एनिमेलिया में सबसे पहला अपन देख लेते हैं पोरीफेरा। कैसा? पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपने क्या देखा? पोरीफेरा में कैसी संरचना रहती है शरीर की? तो यहाँ पर कोशिका स्तर की, बाकी सभी उत्तक स्तर की संरचना थी। पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर की संरचना थी। कोशिकीय स्तर की संरचना में क्या है? पोरीफेरा में छिद्रयुक्त जीवधारी है। पोरीफेरा में जैसे स्पंजिला, स्पंज होता है ना, वो छिद्र होता है जिसमें हवा भरी रहती है। तो यहाँ पर स्पंजिला क्या है? पोरीफेरा, जिसमें कोशिकीय स्तर का शरीर रहता है, ठीक है, कोशिकीय स्तर का शरीर, और इसमें छिद्रयुक्त जीवधारी। तो पोरीफेरा में, पोरीफेरा छिद्रयुक्त है, ठीक है। पोर्श है, वहाँ पर छिद्र है, छिद्रयुक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते, चलते नहीं है, एक स्थान पर फिक्स रहेंगे, किसी आधार से चिपक जाएंगे। पोरीफेरा छिद्रयुक्त होते हैं, तो चिपक जाएंगे क्योंकि वैक्यूम का काम करेगी, चिपकाने के, हवा उनके दाब का, वायु दाब का उसको चिपका देगी, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं। इसका शरीर कठोर आवरण एवं बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनका शरीर होता है ना, बाह्य कंकाल रहता है, कठोर आवरण से ढका रहता है। इन्हें सामान्यतः स्पंजा के नाम से भी जानते हैं पोरीफेरा को, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। पोरीफेरा में आपके साइकॉन और यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, किस टाइप से आपके पोरीफेरा है? ये पोरीफेरा है। यूप्लेक्टेला, साइकॉन, स्पंजिला, स्पंजिला ये पोरीफेरा है, साइकॉन पोरीफेरा है, यूप्लेक्टेला। तो यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, साइकॉन, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला। उदाहरण से सवाल आते हैं, इसलिए बार बार एम्फेसाइज दे रहा हूं, मैं जोर दे रहा हूं। तो पोरीफेरा में छिद्रयुक्त होंगे, चिपके हुए रहेंगे आधार से, बाह्य कंकाल आवरण से ढके हुए रहते हैं। स्पंजा भी कहते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पंजिला इसके उदाहरण हैं पोरीफेरा के, जो कि
शारीरिक संरचना है वो उसमें कोशिका स्तर की है। अब बात कर लेते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडारिया भी कहा जाता है। मैं सिलेंट्रेटा बोलूँ और निडारिया बोलूँ एक ही बात है। तो निडारिया, सिलेंट्रेटा ये भी जल में रहते हैं, पोरीफेरा भी लगभग जल में रहते हैं, सिलेंट्रेटा भी जल में रहते हैं। सिलेंट्रेटा, निडारिया डरते नहीं हैं, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, कोरल, ये सभी सिलेंट्रेटा है। इसका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का है। जैसे आपने देखा पोरीफेरा में कोशिक स्तर का शारीरिक संगठन है, लेकिन सिलेंट्रेटा में सभी बाकी सभी उत्तकीय स्तर के हैं। इसमें एक देहगुआ पाई जाती है। अब सिलेंट्रेटा में कितनी? एक देहगुआ, ज़्यादा तो नहीं, एक देहगुआ पाई जाती है। देहगुआ किस में नहीं पाई जाती है? जो एसिलोमेट हैं तो देहगुआ नहीं पाई जाती है, वो प्लेटी हेलमंथीज था जिसमें देहगुआ नहीं पाई जाती है। निम्मेटोडा में देहगुआ वो कूट वाली स्यूडोसिलोमेटा है निम्मेटोडा में। सिलेंट्रेटा में एक देहगुआ जरूर पाई जाती है। इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना हुआ है। इसकी कुछ जातियां समूह में रहती है। सिलेंट्रेटा की कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कोरल है ना, कोरल जो मूंगे की चट्टान रहती है वो एक तरीके से सिलेंट्रेट ही है। कोरल क्या है? आपको सवाल पूछ ले, कोरल है ना, कोरल चट्टान जो एक ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत सारे निडारिया संघ के रहते हैं कोरल। जो कोरल है समूह में रहती जातियाँ और कुछ एकाकी रहती है, समूह में कोरल रहते हैं। तो कोरल किस फाइलम का है? सिलेंट्रेटा का है, निडारिया का है। कोरल फाइलम निडारिया, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरल है वो सिलेंट्रेटा का है। सिलेंडर बना दिया कोरल ने भाई, बहुत सारा सिलेंडर बना दिया, चट्टान बना दी, शेल बना ली। अब सिलेंट्रेटा जो जल में रहते हैं उसमें हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है, जेलीफिश, कोरल, ये सभी सिलेंट्रेट है। हाइड्रा इस टाइप से रहेगा, जल में रहेगा। समुद्री एनीमोन है, ये भी जल में रहता है और ये एक सिलेंट्रेट हैं, ये निडारिया हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये आपने समुद्री एनीमोन देखा, हाइड्रा देखा, जेलीफिश है, कोरल है। इनके उदाहरण जरूर याद रखिएगा, कौन सा उदाहरण किससे है? हाइड्रा सिलेंट्रेट है, समुद्री एनीमोन सिलेंट्रेटा है, जेलीफिश सिलेंट्रेटा में है, कोरल है वो निडारिया सिलेंट्रेटा संघ का है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज होता है जिसमें देहगुआ नहीं पाई जाती, वेरी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक देहगुआ का अभाव होता है, सुविकसित अंग है वो व्यवस्थित हो सके, इसके लिए देहगुआ इसमें बिल्कुल नहीं होती है। प्लेटीहेलमिन्थीज है, शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है, द्विपार्श्व सम्मित है, यानी ऐसा शरीर होगा, दाएं और बाएं भाग की संरचना बिल्कुल समान है। प्लेटीहेलमिन्थीज में द्विपार्श्व सम्मित है, जैसे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, इन दोनों की संरचना बिल्कुल समान है, तो ये आपका द्विपार्श्व सम्मित हो जाएगा। लेफ्ट और राइट समान है, तो प्लेटीहेलमिन्थीज में लेफ्ट राइट समान है। प्लेटीहेलमिन्थीज में शरीर त्रिकोरक होता है। ये आप कहेंगे ये क्या है, त्रिकोरक वाली क्या चीज़ है? त्रिकोरक का मतलब ये हुआ कि इसमें त्वचा की 3 लेयर होगी, जिसमें बाह्य त्वचा होगी, अंत त्वचा होगी और बीच में एक और त्वचा होगी, मीजोडर्म होगी, जो मध्य त्वचा होगी। तो जो आपने देखा होगा त्रिकोरक में 3 लेयर की त्वचा आपको देखने को मिलती है, तो ये जो त्रिकोरक है वो प्लेटीहेलमिन्थीज त्रिकोरक होता है। द्विपार्श्व सम्मित, दोनों साइड से दाएं बाएं भाग से संरचना समान देखने को मिलती है। और ध्यान रखिएगा, प्लेट है तो यहाँ पर स्थान नहीं है, प्लेट रख दी तो वहाँ पर फुल हो गई, हवा नहीं आएगी, तो देहगुआ का अभाव होता है प्लेटीहेलमिन्थीज में। तो देहगुआ बिल्कुल नहीं होती। देहगुआ का मतलब जो बाह्य त्वचा और अंदर में आहार नाल के मध्य जगह है ना, आंतरों के मध्य जगह, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। देहगुआ यानी एसिलोमेट है, यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थीज है, यानी जिसमें देहगुआ किसमें नहीं होती? आप कहेंगे प्लेट के अंदर, प्लेट यानी प्लेनेरिया में देहगुआ नहीं होती। प्लेटीहेलमिन्थीज में एक प्लेनेरिया उदाहरण है। लीवर फ्लूक भी प्लेटीहेलमिन्थीज का उदाहरण है, लीवर फ्लूक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीवर फ्लूक है, ये भी प्लेट है, लीवर भी एक प्लेट है, प्लेटीहेलमिन्थीज। टैपवर्म, टैप है ना, टैपवर्म, वो भी प्लेटीहेलमिन्थीज है। तो टैपवर्म, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म, इसमें देहगुआ नहीं होती है। आगे सवाल आएगा किसमें देहगुआ नहीं होती है। एक तरीके से जो एसिलोमेट है उसमें प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म, जो प्लेटीहेलमिन्थीज है उसमें देहगुआ नहीं होती है। तो ये प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक द्विपार्श्व सम्मित है, त्रिकोरक है, 3 लेयर इसमें देखने को मिलती है। टैपवर्म है, इसमें देहगुआ नहीं होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्मेटोड को, जिसे एस्लेमेंथीज भी कहा जाता है, निम्मेटोडा। अब निम्मेटोडा की क्या बात करें तो ये एक अकूट शिलोम होता है, यानी स्यूडोसिलोमेटा कूट शिलोम, यानी देहगुआ आपको फॉल्स देहगुआ होगी, झूठी देहगुआ होगी, आभास कराने वाली होगी, रियल में देहगुआ नहीं होगी, तो वो निम्मेटोड है। निम्मेटोड भी त्रिकोरक है। आपने ऊपर देखा
कि प्लेटीहेलमिन्थीज त्रिकोरक है और प्लेटीहेलमिन्थीज द्विपार्श्वसम्मित है। तो क्या निम्मेटोड भी है? बिल्कुल। एस्लेहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्लेहेलमिन्थीज दोनों ही त्रिकोरक और द्विपार्श्वसम्मित हैं। त्रिकोरक प्राणी जिसमें त्रिस्तरीय कोशिका है, विभेदित उत्तक बनते हैं, इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। तो निम्मेटोड है बेलनाकार, इस टाइप से शरीर देखने को मिलेगा निम्मेटोड में। ठीक है, निम्मेटोड है, ये बेलनाकार शरीर होता है। निम्मेटोड बेलनाकार शरीर, और देहगुआ को कूट सिलोम कहेंगे, स्यूडो वाली है, स्यूडो सिलोम है। इसमें उत्तक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। उत्तक तो होते हैं लेकिन उत्तक से आगे अंग सही नहीं बने निम्मेटोड में। ये परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। आगे सवाल आएगा, रोग उत्पन्न करने वाला कौन सा संघ है? निम्मेटोड है। परजीवी कौन सा है जो रोग उत्पन्न करता है दूसरे जीवों में और फाइलेरिया कृमि की वजह से? तो वो निम्मेटोड है। ये निम्मेटोड में सारे रोग उत्पन्न करने वाले कृमि आ जाएंगे। कृमि है ना, कृमि, ये निम्मेटोड है या फिर एस्लीहेलमिन्थीज है, यानी रोग उत्पन्न करते हैं। तो निम्मेटोड में आपकी गोलकर्मी, गोलकर्मी को एस्केरिस कहते हैं, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, विचेरेरिया, विचेरेरिया भी एक गोल निम्मेटोड है, एक एस्लेहेलमिन्थीज है, त्रिकोरक का द्विपार्श्वसम्मित कूट सिलोम वाला है। तो निम्मेटोड जैसे ही है तो कि निम्माटोड है, कहीं ना कहीं गलत, ये एक तरीके से सिलोम वाला है। देहगुआ इसकी गलत है, फॉल्स है, शूडो है, आभासी देहगुआ है निम्मेटोड में, और ये आपके अंग विकसित नहीं होते, उत्तक जरूर होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना निम्मेटोड गोलकर्मी, क्योंकि परजीवी के तौर पर ये रोग उत्पन्न करते हैं दूसरे जीवों में। गोलकर्मी, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, विचरेरिया निम्मेटोड है। तो निम्मेटोड का शरीर बिल्कुल चपटा न होकर इस टाइप से बेलनाकार होता है निम्मेटोड, जिसमें विचरेरिया, एस्केरिस है, ये सभी निम्मेटोड है, गोलकर्मी, फाइलेरिया, पिनकर्मी, विचरेरिया। अब बात करते हैं एनीलिडा की। एनीलिडा भी त्रिकोरिक होते हैं। आपने ऊपर देखा प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, जैसे आप निम्मेटोड बोलते हो, एनीलिडा सभी में त्रिकोरक और द्विपार्श्वसम्मित शरीर हैं। और आपने ऊपर देखा कि जो निम्मेटोड होते हैं ना, यानी एस्केहेलमिन्थीज हैं, उसका देहगुआ होती है ना, जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज में बिल्कुल देहगुआ नहीं थी, निम्मेटोडा में, एस्केहेलमिन्थीज में स्यूडो वाली आभासी देहगुआ थी, एनीलिडा में वास्तविक देहगुआ होती है। शरीर द्विपार्श्वसम्मित, त्रिकोरक तीनों में, लेकिन वास्तविक देहगुआ केवल एनीलिडा में है। वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा निम्मेटोड में उत्तक तो होते हैं लेकिन वास्तविक अंग एक तरीके से देखने को नहीं मिलते। एनीलिडा में जलीय एनीलिड अलवण व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। तो एनीलिडा द्विपार्श्वसम्मित त्रिकोरक वास्तविक देहगुआ होती है। जलीय एनीलिड और जो अलवण और लवणीय दोनों जलों में पाए जाते हैं। इसमें सेवन, पाचन, उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। यानी एनीलिडा में एक तरीके से अंग है वो विकसित हो गए, शारीरिक अंग है वो संरचना वाले हो गए। तो उसमें सारा कुछ पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, सेवन, सब कुछ एनीलिडा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनीलिडा में आने पर शारीरिक अंग है वो विकसित होने लग गए। अब एनीलिडा में तीन प्रमुख उदाहरण, केंचुआ, नेरिस, जॉक। केंचुआ, नेरिस, जॉक, द्विपार्श्वसम्मित, त्रिकोरिक, वास्तविक देहगुआ, यानी इसमें सब कुछ होता है। एनीलिडा में एनीथिंग, कुछ भी इसमें आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो एनीलिडा में एनीथिंग आपको मिल जाएगा। केंचुआ, नेरिस, जॉक में है, और जलीय स्थलीय दोनों, यानी कुछ भी, एनीलिडा यानी कुछ भी, कहीं पर भी रहेंगे, जल में, स्थल में, दोनों पे रहते हैं। एनीलिडा है जलीय और स्थलीय दोनों है, यानी केंचुआ, नेरिस, जॉक है, जलीय स्थलीय दोनों है, और सारे तंत्र इसमें पाए जाएंगे, और देहगुआ पाई जाएगी, द्विपार्श्वसम्मित है, त्रिकोरिक है। तो केंचुआ, नेरिस, जॉक, ये एनी एनी यानी कुछ भी कर सकते हैं। एनी, नेरिस, केंचुआ, जॉक एनीलिड जंतु हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्थ्रोपोड, यानी ये सबसे पहले आना चाहिए वैसे, क्योंकि आर्थ्रोपोड है जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम संघ है। आर्थ्रोपोडा है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपको पूछ रहे वो आर्थ्रोपोड ही है दोस्तों। इसमें सममिति पाई जाती है। अब यहाँ पर भी सममिति पाई जाती है, शरीर खंड युक्त होता है। आर्थ्रोपोड का शरीर खंड युक्त होता है, ध्यान रखिएगा। आर्थ्रोपोड में खंड युक्त शरीर देखने को मिलेगा, सममिति देखने को मिलेगी। आर्थ्रोपोड में कैसा परिसंचरण तंत्र है? जैसे खुला, बिल्कुल ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोड में। रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। अपने शरीर में रुधिर बंद परिसंचरण तंत्र है तो वाहिकाओं में बहता है, वैन आर्टरी में बहता है, लेकिन ये खुला परिसंचरण तंत्र है तो देहगुआ जो रिक्त स्थान है वो भी रक्त से भरी। अपनी देहगुआ, जैसे अपना पेट है ना, पेट अमाशय, क्या इसमें खून रहता? नहीं, देहगुआ में खून नहीं रहता। खाली जगह पर खून देखने को नहीं मिलेगा, केवल वेसल्स में आपको अपना खून देखने को मिलेगा, वो वैन आर्टरी में देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थ्रोपोड का शरीर ने खुला परिसंचरण तंत्र है तो देहगुआ रक्त से भरी रहेगी आर्थ्रोपोड में। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ये फैक्ट से आगे सवाल आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। जो जॉइंटेड बिल्कुल लेग कौन से, जुड़े हुए पैर किसमें पाए जाएंगे? पैर आपस में कनेक्ट रहेंगे, जुड़े हुए पैर रहेंगे। तो आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोड, इसका मतलब यही है कि जुड़ा हुआ पैर। आर्थ्रोपोड यानी जुड़ा हुआ पैर।
तो आर्थ्रोपोड इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाएंगे। देहगुहा रक्त से भरी यानी खुला परिसंचरण तंत्र है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी जो कीट वगैरह है ना वो सारे आर्थ्रोपोड के अंतर्गत आ जाएंगे, कीट हैं। और बाकी आर्थ्रोपोड में पेलिमोन, झींगा, तितली, मक्खी, एरेनिया जो मकड़ी है, मकड़ी कीट, बिच्छू, केकड़े, तिलचटा, मक्खी, मस्का और स्क्लोपेड्रा शतपाद, शतपाद भी आर्थ्रोपोड है। तो ये खंडयुक्त शरीर इसमें देखने को मिलेगा, खुला परिसंचरण तंत्र, देहगुहा रक्त से भर जाएगी, पैर जॉइंटेड रहेंगे। आर्थ्रोपोड का मतलब ये है कि जुड़े हुए पैर रहते हैं इसमें। और ये सभी इसके उदाहरण हैं, जैसे तिलचटा को कहा जाता है पेरिप्लेनिटा, मस्का है घरेलू मक्खी, तितली है, स्क्लोपेंड्रा शतपाद, ये सभी आर्थ्रोपोड है। अब बात करते हैं मोलस्का की, यानी घोंगा सीप यूनियो की बात करते हैं, घोंगा सीप यूनियो यानी मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का में द्विपार्श्व समित पाई जाते हैं, यानी दोनों साइड से लेफ्ट राइट देखेंगे शरीर एक जैसा है। तो मोलस्का में द्विपार्श्व समित होती है, देहगुहा बहुत कम होती है मोलस्का में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निम्मेटोड की तरह देहगुहा होती ही नहीं है, सॉरी निम्मेटोड में तो होती है, कूट वाली होती है, बिल्कुल प्लेटी हेलमंथीज में नहीं होती, निम्मेटोडा में होती है कूट सिलोम। मोलस्का में देहगुहा बहुत कम होती है, शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, शरीर में विखंडन होता है, खुली सैहोनी तंत्र उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। मोलस्का में सैहोनी तंत्र खुला है, उत्सर्जन के लिए गुर्दा यहाँ पर पाया जाएगा। तो मोलस्का में उत्सर्जन के लिए गुर्दा और सैहोनी तंत्र खुला पाया जाता है। मोलस्का में घोंगा सीप, काइटोम, ऑक्टोपस यूनियो ये सभी आते हैं। इसके उदाहरण से ही सवाल आता है मोलस्क में, घोंगा सीप, काइटोम, ऑक्टोपस यूनियो ये सभी। काइटोन मोलस्का है, ऑक्टोपस क्या है मोलस्का है, घोंगा मोलस्का, यूनियो मोलस्का, तो मोलस्का जंतु काइटोन, ऑक्टोपस, घोंगा, यूनियो ये याद रखिएगा उदाहरण में। अब नेक्स्ट अपना इकाइनोडर्मेट है, कौन सा इकाइनोडर्मेटा। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित रहती है, तो नाम से इस प्रकार रखना है कि कांटे ही कांटे हैं शब्द में। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यानी कांटों से आच्छादित, कांटों से घिरी हुई पूरी आपको स्किन देखने को मिलेगी। ये मुक्तजीवी देहगुहा युक्त त्रिकोरिक समुद्री जंतु है। इकाइनोडर्मेट समुद्री जंतु है, त्रिकोरिक इसमें भी 3 लेयर आपको त्वचा की देखने को मिलेगी। देहगुहा इसमें भी होती है, मुक्त जीवी है। इकाइनोडर्मेट कांटों से आच्छादित समुद्री जंतु है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेट में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। अब ये फैक्ट से सवाल, इन दोनों फैक्ट से आगे सवाल है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। किसका कंकाल? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इकाइनोडर्मेट नाम से एक बिल्कुल नोडर्मेट है, कैल्शियम का एक मजबूत कंकाल होगा। इकाइनोडर्मेट कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होगा। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल किसका होता है? इकाइनोडर्मेट का होता है। कांटे किस में पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेट में पाए जाते हैं। समुद्री जंतु है क्या इकाइनोडर्मेट? बिल्कुल कांटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर अपने स्थल में पाया जाएगा, नहीं, समुद्री है, ये सभी कांटे वाले। इस टाइप से आप देख पा रहे हो, समुद्री खीरा, होलोथुरिया, एंटेडोन, पंख तारा, समुद्री अर्चिन, इकाइनोस और एस्ट्रियस जो तारा मछली, तो ये इकाइनोडर्मेस है। तारा मछली, समुद्री खीरा, पंख तारा, समुद्री अर्चिन, ये सभी आप उदाहरण देख पा रहे हो। एस्ट्रियस जो एस्ट्रियस ये समुद्री तारा मछली है। एंटेडोन पंख तारा, इकाइनोस समुद्री अर्चिन, ये होलोथुरिया समुद्री खीरा। समुद्री खीरा यानी कैसा खीरा? एकदम समुद्र में रहता, तो इस टाइप से इनके कांटे लगे हुए आपको देख पा रहे हैं। समुद्री अर्चिन में कांटे लगे हुए, एंटेडोन में कांटे हैं, एस्ट्रियस में कांटे हैं, तारा मछली में। तो इसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहेगा और कांटों वाली त्वचा, त्रिकोरक समुद्री जंतु है। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेट के बाद प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में भी बिल्कुल सारा कुछ द्विपार्श्व समित, त्रिकोरिक, देहगुहा बोला। प्रोटोकॉर्डेटा भी समुद्री जंतु है। ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना जो जंतु के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। नोटोकॉर्ड है ना, ये तंत्रिका उत्तक और आहार नाल को अलग करने वाली संरचना है। छड़ की भांति लंबी संरचना जो प्रोटोकॉर्डेटा में आ जाएगी, जिसमें एक अलग टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं नोटोकॉर्ड में। तो यहाँ पर ये उदाहरण प्रोटोकॉर्डेटा में है, जिसमें बेलेनागोलोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्स, ये प्रोटोकॉर्डेटा का उदाहरण है। हर्डमेनिया, एम्फियोक्स, बेलेनाग्लोसस प्रोटोकॉर्डेटा में ही आपको देखने को मिलेगा। ये बेलेनाग्लोसस को एक प्रोटोकॉर्डेट है, बेलेनाग्लोसस। इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं जो तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती हैं। ये नोटोकॉर्ड हैं और ये प्रोटोकॉर्डेटा में ही पाई जाती है। अब नेक्स्ट आपके अंतिम जो 10वां भाग है फाइलम, वो वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा को ही कशेरुक कहा जाता है। वर्टिब्रेटा कशेरुकी, कशेरुकु यानी इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतर कंकाल पाया जाएगा। जिसमें मेरुदंड है वो कशेरुक है। इनकी पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, इन्हें चलने में सहायता करती। पेशियां होती हैं, पेशियों की गति आपने देखा होगा, पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, पेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती है।
और पेशियों में जो संकुचन होता है, ठीक है, प्रोटीन का संकुचन होता है, उसी के कारण उसमें गति होती है। तो ये वर्टिब्रेटा कशेरुक में मेरुदंड पाया जाता है। अंत कंकाल, आपको पेशीय कंकाल देखने को मिलेगा, पेशियाँ उनकी गति में सहायक करती है। वर्टिब्रेट क्या द्विपार्श्व समित है? बिल्कुल दोनों साइड एक जैसी। क्या त्रिकोणिक है? बिल्कुल 3 लेयर के इसमें त्वचा है। क्या देहगुआ वाली है? बिल्कुल देहगुआ भी होती है वर्टिब्रेट में। सभी कशेरुक जीवों में मुख्य लक्षण निम्न है। जो कशेरुक है, जो वर्टिब्रेट है, उसमें निम्न लक्षण कौन से? एक तो ये नोटोकॉर्ड होंगे। क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा। और नोटोकॉर्ड आपने देखा, यानी छड़ की तरह की एक लंबी संरचना इसमें देखने को मिलेगी। जो जंतु के पृष्ठभाग में, आपके पृष्ठभाग में जो छड़ जैसी लंबी संरचना देखने को मिलती है ना, वही नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड यहाँ पर भी देखने को मिलती है वर्टिब्रेट में। यहाँ पर और क्या है? कशेरुक दंड होता है, पृष्ठनलीय कशेरुक दंड या मेरुरज्जु होता है, त्रिकोणिक शरीर होता है, देहगुआ होती है, युग्मित क्लॉम शैली होती है। ये वर्टिब्रेट के कुछ कशेरुक जीवों के मुख्य लक्षण हैं। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा में 5 भाग कौन से? ये एक तो आपका साइक्लोस्टोमेटा, वर्टिब्रेटा को साइक्लोस्टोमेटा ये जबड़े रहित कशेरुकी है। कैसी है? जबड़ा नहीं होता है ऐसी कशेरुक। तो साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुक इस टाइप से, जैसे आप कहेंगे पेट्रोमाइजोन है ये लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख होगा, ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी। अब इसमें शल्क बिल्कुल है ही नहीं, इस टाइप से खंड यहाँ पर भाग होते हैं शल्क, शल्क इसमें है ही नहीं। शल्क इस टाइप से शल्क होते हैं जो कि सरीसृप में, ठीक है, सरीसृप छिपकली है, सांप वगैरह है, इसमें ये ऐसे शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मछली में, मत्स्य में भी शल्क पाए जाते हैं। तो शल्क नहीं होते, उस शल्क रहित चिकनी त्वचा होगी, गोलाकार मुख होगा, और जबड़े रहित कशेरुक है वो साइक्लोस्टोमेटा। इसमें आपके पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, जैसे हैग मछली कहते हैं, ये उदाहरण है। पेट्रोमाइजोन एक साइक्लोस्टोमेटा है, जबड़े रहित कशेरुक है ये साइक्लोस्टोमेटा। पेट्रोमाइजोन जबड़ा रहित कशेरुक पेट्रोमाइजोन। अब बात करते हैं सेकेंड जो कशेरुक की, सेकेंड वर्टिब्रेट, वो है आपका मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग को दोस्तों पिसीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पिसीज बोलते हैं, मत्स्य वर्ग पिसीज। मत्स्य यानी मछली, पिसीज मछली। ये मछलियाँ जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाएगी, समुद्र और मीठे जल में आपको पिसीज मछलियाँ पाई जाएगी। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। तो त्वचा है ना, वो इसमें शल्क होते हैं, जो आप मैंने अभी आपको बताएं, शल्क इसमें होते हैं। और ध्यान रखना है, साइक्लोस्टोमेटा में शल्क नहीं होते हैं, मत्स्य में शल्क होते हैं। इसमें शोषण क्रिया के लिए क्लॉम है, गलफड़े हैं। मछलियाँ शोषण किसके जरिए करती? क्लॉम के जरिए करती है। जो क्लॉम जल में विलीन जो ऑक्सीजन है ना, उसका उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं और इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। मछली कैसी होती है? समतापी का असमतापी, असमतापी होता है, यानी इनका तापमान है वो समान नहीं रहता है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये अपना तापमान मछली चेंज कर सकती है, पानी के बाहर आएगी तो अंदर रहेगी, तो असमतापी ये। इनका हृदय कितने कक्ष का होता है, कितने चैम्बर का हृदय? जैसे अपना मानव का हृदय होता है ना, मानव का हृदय, पक्षी का हृदय, वो 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद 2 निले होते हैं, 2 वेंट्रिकल 2 एट्रियम। लेकिन इसमें एक एक होता है, हृदय में 1 निले 1 आलिंद होता है। वो मछलियों का हृदय केवल 2 चैम्बर ही होते हैं, द्विकक्षीय हृदय होते हैं मछलियों में। मछलियाँ क्या देती है? अंडे देती हैं या फिर सीधा बच्चा जन्म देती है? नहीं, अंडे देती है। मछलियां हैं वो अंडे देती है। कुछ मछलियां जैसे शार्क में कंकाल केवल उपस्थिति का बना होता है। आगे सवाल आएगा इस फैक्ट से, किसका कंकाल केवल उपस्थिति का बना हुआ है, जिसमें विकल्प मिलेगा शार्क। शार्क में कंकाल केवल उपस्थिति का बना हुआ है, केवल उपस्थिति। उपस्थिति अपने शरीर में कहाँ पाई जाती है? कान है, नाक है, जो कोशिका दूर दूर रहती है। ठीक है, तो कान, नाक है, कंठ है, वहाँ पर आपको उपास्थि देखने को मिलेगी। तो उपास्थि का शरीर है मछलियों में, शार्क में पूरा शरीर उपास्थि का बना होता है। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। सभी मछलियों का कंकाल अस्थि का है, हड्डियों का है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ मछलियाँ जैसे शार्क में कंकाल उपास्थि का है। अन्य जितनी भी मछली उसका कंकाल अस्थि का, जैसे ट्यूना है, रोहू है, ये मछलियाँ, इन सभी का कंकाल अस्थि का, लेकिन शार्क का कंकाल उपास्थि का, ध्यान रखना, बाकी का अस्थि का है। तो ये पिशीज है जिसकी त्वचा में शल्क होता है, क्लॉम पाए जाते हैं, सभी को पता। द्विकक्षीय चैम्बर से आगे सवाल आएगा, उपास्थि वाला, शार्क वाला, ये सवाल आगे 2 आने वाले हैं। अब उदाहरण में आप देखेंगे पिसीज में, मत्स्य में, ये सभी उदाहरण हैं मत्स्य के ही हैं। सिनकोरोपस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इमेज सहित, जो आपकी क्लियर हो जाए। तो ये पूरा मत्स्य के उदाहरण में आप देखेंगे, कुछ मत्स्य में ये सिनकोरोपस, जिसे आप मैंडारिन फिश बोलते हो। ठीक है, उसके बाद लॉइन फिश में टेरोइस वोलिंटस, एंगलर फिश में कालोफायरिन जोर्डानी, तोरपीडो को विद्युत रे बोला जाता है। ये मछली है दोस्तों, तोरपीडो है।
और स्टिंगरे ये दंसरे है, और बाकी स्कुलियोडॉन डॉग फिश, ये डॉग फिश है। नेक्स्ट आपके पास में ये एनाबीना और एस्क्यूटिस उड़न मछली, लेब्यूरोहिता, नर हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा, ये दरियाई घोड़ा भी ऐसे मत समझ लेना घोड़ा, ये मछली है, दरियाई घोड़ा है। ये मत्स्य के अंतर्गत ये आते हैं, पिच्छीज में आते हैं, दरियाई घोड़ा है, नर हिप्पोकैम्पस पिच्छीज हैं, ये घोड़ा में मत ले लेना, ये पिच्छीज के अंतर्गत आएंगे, मत्स्य में अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरा आपका एम्फीबिया है, जल स्थल चर हैं, यानी उभयचर की बात, जल में भी रहते हैं स्थल में भी रहते हैं, एम्फीबिया है। इसमें शल्क नहीं पाए जाते, शल्क सरीसृप में पाए जाएंगे, सरीसृप और मत्स्य इन दोनों में ही शल्क पाए जाते हैं। बाकी जल स्थलचर यानी एम्फीबिया में शल्क नहीं होते हैं। और हृदय कितना कक्ष का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हृदय त्रिकक्षीय होता है। एम्फीबिया का हृदय कितना कक्ष का होता है, यानी जो मेंढक वगैरह है जल में भी रहते हैं स्थल में भी रहते हैं, हृदय इनका त्रिकक्षीय होता है। साधारण मेंढक है, वृक्ष मेंढक को हाइला कहते हैं, हाइला मेंढक है। राना ट्रिगिना जो आपका साधारण मेंढक है। सेलामेंडर भी उभयचर है, टोड भी उभयचर है। इनका हृदय 3 चैम्बर का होता है। इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता, वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन कोलोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। अब जो एम्फीबिया उभयचर है, अब बाहर आएंगे तो फेफड़ों से श्वसन ले लेंगे स्थल में, जल में रहेंगे तो क्लोम से ले लेंगे, दोनों से। तो एम्फीबिया क्या देते हैं, जैसे मछली अंडा देती तो ये भी अंडा देने वाले, एम्फीबिया भी अंडा देने वाले, जल स्थल दोनों में रहते। इसके उदाहरण आपने एम्फीबिया में देख सकते हो, सैलामेंडर ये उभयचर है, टोड उभयचर है, राना ट्रिगिना जो साधारण मेढक है उभयचर है, हाइला जो वृक्ष मेढक है ये उभयचर है। तो जल स्थल सर दोनों में रहते हैं। 3 कक्ष वाले हृदय, हृदय जो उभयचर का रहता है ना वो 3 कक्ष का, इन सभी का हृदय कितना कक्ष का है, 3 कक्ष का। अब रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं। चौथा जो आपकी कशेरुक है, वर्टिब्रेट है, वो रेप्टाइल्स है, यानी रेप्टाइल्स है रैंक के चलने वाले। रैंकर कौन चलते हैं, सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स है ये असमतापी। जिस प्रकार आपने ऊपर देखा जो पिसीज है वो भी असमतापी, यानी तापमान समान नहीं रहता, असमतापी, अपना तापमान फिक्स है। पक्षियों का तापमान फिक्स है, जिसके गर्म रक्त है ना, जैसे मानव का गर्म रक्त, पक्षी का गर्म रक्त, इनका तापमान समतापी है। सरीसृप है वो असमतापी है। जिस प्रकार उभयचर का हृदय त्रिकक्षीय होता है, इसी प्रकार सरीसृप का हृदय भी कितना है, त्रिकक्षीय होता है। और सरीसृप में मछलियों में शल्क पाए जाते हैं, शल्क पाई जाएंगी। शोषण सरीसृप किससे लेते हैं, तो शोषण फेफड़ों द्वारा होता है इनका भी। हृदय त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय। मगरमच्छ क्या है, एक रेप्टाइल्स है, मगरमच्छ रेप्टाइल से आगे सवाल आएगा, मगरमच्छ का हृदय, आप कहेंगे मगरमच्छ, अच्छा ये रेप्टाइल्स है तो त्रिकक्षीय नहीं, ये एक अलग अपवाद है। मगरमच्छ का हृदय होता है वो 4 कक्षीय। जिस प्रकार पक्षियों का हृदय रहता है ना, मानव का हृदय रहता है ना, मैमाल्स का हृदय 4 कक्षीय, इसी प्रकार मगरमच्छ का हृदय भी 4 कक्ष का होता है। इनमें वृक्क पाया जाता है, ये भी अंडे देते हैं। सरीसृप भी क्या है, अंडे देने वाले हैं। अब सरीसृप में कौन सा, कछुआ आपका रेप्टाइल से असमतापी है। सांप आपका असमतापी, यानी तापमान अपने अनुसार रहेगा परिस्थितियों के अनुसार। छिपकली है, मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ भी रेप्टाइल से, ध्यान रखना मगरमच्छ रेप्टाइल से लेकिन 4 कक्षीय हृदय। टर्टल, कैमिलियन उड़न छिपकली, किंग कोबरा घरेलू छिपकली, ये सभी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप है, जिसका असमतापी और हृदय 3 कक्ष का रहता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय। ये सभी रेप्टाइल्स आप देख सकते हो, टर्टल कछुआ, कैमिलियन, किंग कोबरा, उड़न छिपकली डैक्रो, घरेलू छिपकली, ये सभी रेप्टाइल्स हैं। अब नेक्स्ट अपना 5वां देख लेते हैं, वर्टिब्रेट, यानी 5वां अपना कशेरुक है पक्षी। एविज, एविज पक्षी को एविज कहते हैं। पक्षी का जो तापमान है ना वो फिक्स रहेगा, पक्षी समतापी, तापमान चेंज नहीं करेगा। इनका हृदय मानव की तरफ 4 कक्षीय, ऊपर आपने देखा रेप्टाइल्स था उनका 3 कक्षीय, उभयचर था एम्फीबिया था उनके भी 3 कक्षीय। मछली का हृदय 2 कक्ष का था। पक्षी का हृदय भी 4 कक्ष का होता है। और पक्षी में 2 जोड़ी पैर होते हैं, जिसमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में कन्वर्ट होते हैं। तो पक्षी के कौन से 2 पैर पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं उड़ने के लिए, आगे वाले या पीछे वाले, तो आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित होते हैं। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है, 2 जोड़ी पैर यानी 4 पैर होंगे और आगे वाले 2 पैर पंखों में कन्वर्ट होंगे। शरीर परों से ढका हुआ रहेगा, पर इसके अंदर, पक्षी के अंदर पर नहीं तो कैसे उड़ेगा। श्वसन फेफड़ों द्वारा पक्षी भी करते हैं, ठीक है। सभी पक्षी, जैसे जितने भी पक्षी वो एविज में आ जाएंगे। सफेद स्टॉक, सिकोनिया, नर गुच्छेदार बतख, ये कुछ उदाहरण है। कबूतर, कौवा, ऑस्ट्रिच, गोरिया, ये सभी पक्षियों के उदाहरण है जो एविज के अंतर्गत इस टाइप से। सफेद स्टॉक है ये, जो सिकोनिया, सिकोनिया जैसे आप बोलते हो। ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच वाला पक्षी है। ये नर गुच्छेदार बतख है। कबूतर, गोरी या कौवा, ये सभी पक्षी एविज के अंतर्गत हैं। ये समतापी है, इसका तापमान फिक्स होता है। इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना अंतिम देखते हैं, स्तनपाई। स्तनपाई समतापी, स्तनपाई जो स्तनधारी स्तनपाई है, मैमाल्स हैं जो अपन मानव हैं,
इनका हृदय होता है वो 4 कक्ष का होता है पक्षी की भांति, और ये भी पक्षी की भांति तापमान समान रहता है, समतापी है अपन। इन सभी वर्ग के जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां, ऊपर आपने देखा सभी अंडे देने वाले, ये अंडा नहीं, सीधा बच्चे को जन्म, शिशु को जन्म देते। इस वर्ग के जंतु शिशु को जन्म देते, इसलिए इन्हें कहा जाता है जरायुज करके कहा जाता है, जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्या सभी स्तनपायी शिशु को जन्म देते हैं? सभी स्तनपायी नहीं देते हैं। कुछ अपवाद भी है। इकिडना ये अंडे को देती है, ये स्तनपायी है। इकिडना, प्लेटिपस एक स्तनपायी है लेकिन अंडे देते हैं, ये अपवाद है, ध्यान रखना। अपवाद से ही एग्जाम में सवाल आते हैं और इन्हीं को आपको विशेषकर याद रखना है, बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है कि इकिडना एक स्तनपायी है लेकिन अंडा देता है, प्लेटिपस एक स्तनपायी है। स्तनपायी अमूमन सीधे शिशु देते हैं लेकिन ये अंडा देता है, इकिडना और प्लेटिपस। ये अलग उदाहरण, आगे सवाल और आएगा। ऐसे दो स्तनपाइयों के नाम बताओ जो अंडे देते हैं। वैसे स्तनपायी क्या देते हैं? सीधे शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन इकिडना और प्लेटिपस ये उदाहरण है। एक उदाहरण है प्लेटिपस और इकिडना। कंगारू जैसे स्तनपायी हैं जो अविकसित बच्चे मासूमियम नामक थैली में विकास होने तक लटके रहते हैं। किस स्तनपायी में जो बच्चे होते हैं उस जीव के अंदर एक थैली रहेगी, ऐसी थैली रूपा संरचना रहेगी चमड़ी की, जहां पर ये रहते हैं, अपना आवास वो थैली नुमा संरचना ही है, तो वो कंगारू के बच्चे हैं। अब स्तनपायी कौन से? अब बिल्ली क्या है? बिल्ली भी स्तनपायी है जिसके स्तन है एक तरीके से, 4 कक्षीय हृदय है, दुग्ध ग्रंथि है बिल्ली में। मनुष्य स्तनपायी है और जो बच्चे अपने जन्म देते हैं। चूहा भी स्तनपायी है, ठीक है। व्हेल मछली, व्हेल है ना, व्हेल, ये भी स्तनपायी है। चमगादड़ स्तनपायी है। तो चमगादड़, व्हेल, इन सभी का हृदय क्या होता है? 4 कक्षीय होता है। आपने देखा मगरमच्छ है वो एक रेप्टाइल्स है लेकिन हृदय उनका 4 कक्ष का होता है। तो चमगादड़ ये 4 कक्षीय स्तनपायी है हृदय वाला। व्हेल भी 4 कक्षीय स्तनपायी। चूहा, ये सभी स्तनपायी के आपने उदाहरण देखे। किडना और प्लेटिपस अंडे देते, ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप देख पा रहे हो स्तनपायी के ही उदाहरण है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन ये आपके सारे एनसीईआरटी के फैक्ट कंसेप्ट क्लियर हुए। अब इन कंसेप्ट पर आधारित आपका रिवीजन होगा। क्या आपने जो इस वीडियो में अभी तक पढ़ा है उन पर आधारित आप सवाल कर पाएंगे, वो अभी देखने से पता चलेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के 48 सवाल देखेंगे, बहुविकल्पी लगभग 34 सवाल हैं और बाकी यहाँ पर 14 सवाल हैं वो आपके लघुत्तरीय हैं। तो वो सभी अपन देखने वाले, मिलान करने वाले। इस टाइप से 48 सवाल से जानते हैं आपने क्या, आपका आकलन करते हैं कि आपने क्या सीखा है इस चैप्टर से अब तक। साथ ही साथ आपका रिवीजन तो होगा ही। यहाँ से मैं फैक्ट आपको बताते चलूँगा। गलत वाक्य चुनिए। पहला वाक्य, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। बिल्कुल, मोनेरा जगत था ना, उसमें तो प्रोकैरियोट था। मोनेरा में क्या था? प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में एक कोशिक वाला प्रोटिस्टा से ही आपने शुरुआत की थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हीटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत, प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में बांटा गया। बिल्कुल, कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए व्हीटेकर में 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी एवं विषमपोषी। आपने दोनों को देखा कि मोनेरा स्वपोषी हो सकता है, विषमपोषी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, ये भी करेक्ट है। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक बोल रहा, बिल्कुल नहीं। मोनेरा तो प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में केंद्रक कहाँ स्पष्ट होता है? केंद्रक होता ही नहीं स्पष्ट रूप से, तो सुस्पष्ट कैसे होगा मोनेरा में? तो ये प्रोकैरियोट है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट जो आपको चुनना था, ये मोनेरा वाला ही गलत है, क्योंकि मोनेरा ये आप देख सकते हो जीवों में न तो संकटित केंद्रक होगा न कोशिकांग होगा, झिल्ली युक्त है। दोनों ही स्वपोषी विषमपोषी होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा में उदाहरण में आपकी जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत उदाहरण में जैसे इनके चलने के लिए प्रोटिस्टा में क्या होता है? सीलिया फ्लेजिला संरचनाएं होती हैं। प्रोटिस्टा में होती है सीलिया फ्लेजिला, जिसके अंतर्गत आपके पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना ये एक कोशिक उदाहरण थे। एक कोशिक यूकैरियोट होता है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें जल सेवन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं? अब जल सेवन के लिए सेवनी उत्तक किसमें पाए जाते हैं? आप कहेंगे सेवनी उत्तक तो पाया जाता है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में। क्या थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में सेवनी उत्तक होता है? नहीं होता है। सेवनी उत्तक टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सेवनी उत्तक होते हैं। तो यहाँ पर आपका थेलोब्रायो तो है नहीं, टेरिडो, सी डी दोनों करेक्ट है। सी डी यानी आपका 3 और 4 दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 दोनों हैं, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा है, इसमें सेवनी के लिए सेवनी उत्तक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में आपने उदाहरण देखा, मार्सिलिया, फर्न और हॉस्टेल देखा है। शरीर विभेदित होता है, थेलोफाइटा में नहीं होता, बाकी में विभेदित होता है। और सेवनी
केवल ट्राइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? अब बीज वाले आपने इस चैप्टर में भली भांति देख लिए हैं कि बीज उत्पन्न करने वाले में तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, जिन्हें फेनरोगैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनरोगैम। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बीज वाले हैं, और बीज में भी जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी है, एंजियोस्पर्म में आवर्त बीजी देखने को मिलेगा था, सपुष्पक देखने को मिला था एंजियोस्पर्म में, और फेनरोगैम में जो बीज रहित रहते हैं वो फेनरोगैम है, जैसे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा, ये बीज उत्पन्न नहीं करते, बीज रहित है तो ये फेनरोगैम से। तो ये भी आपने देखे हैं। अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म में आपने देख लिया था। जो नग्न अवस्था में बीज देखने को मिलेगा वो कौन से पौधे हैं? कौणधारी हैं, जिसमें पाइनस है, साइकस, ये विशेष रूप से हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, कौन सी यथार्थ मछली है? कौन सी रियल में एक ट्रू फिश है? बाकी सभी यथार्थ मछलियां नहीं है, नाम से फिश है लेकिन मछलियां है नहीं। और कौन सी है? नाम से फिश है ये लेकिन मछली भी है। तो डॉग फिश यहाँ पर एक यथार्थ मछली है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश नाम फिश है लेकिन मछलियां है नहीं। तो मछली शब्द का मतलब क्या हुआ? तो मछली शब्द का मतलब ये हुआ कि मछली में एक तो दो कक्षीय हृदय देखने को मिलेगा, और मछली में खास तौर पर ऐसे जानवर जिसके पास गलफड़े रहते हैं, जिसके क्लोम रहते हैं, जिससे वो अपना श्वसन रहते हैं, और पंख के आकार के उसमें अंग देखने को मिलेंगे। जलीय जानवर है मछली, तो वो मछली रहेगा, लेकिन इसमें केवल डॉग फिश ही एक ट्रू फिश है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? अब समुद्रों में यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में आपने देखी थी, इकाइनोडर्मेटा में आपने देखा था कांटों वाली त्वचा देखी थी, और समुद्र में भी पाए जाते हैं, जिसके उदाहरण में ये सभी आपने तारा मछली, पंख तारा, इकाइनोक, समुद्री अर्जुन अभी इस वीडियो में देखे थे। कांटों से आच्छादित त्वचा इकाइनोडर्मेट में है, और जल सेवन नाल होता है, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। ये सब कुछ अपन ने इस वीडियो में देख लिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? अब खुला परिसंचरण तंत्र, जुड़े हुए पैर, आर्थ्रोपोडा में आपने देखा खुला परिसंचरण तंत्र है, जुड़ा हुआ पैर था। साथ ही साथ मोलस्का में भी खुला परिसंचरण तंत्र था। तो आर्थ्रोपोड में तो बिल्कुल देहगुआ में रक्त भर जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्का, जिसमें आर्थ्रोपोडा, इन दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और शरीर खंडयुक्त होता है, खुला परिसंचरण तंत्र रहता है, जुड़े हुए पैर रहते हैं, जिसमें कीट वगैरह, आपकी मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़े हैं, शतपाद है, ये उसके उदाहरण है। मोलस्का में आपने देखा कि देहगुआ बहुत कम होती है, लेकिन खुला संवहनी तंत्र रहता है, और मोलस्का में घोंगा, सीप, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो इसके उदाहरण थे। नेक्स्ट, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुआ रुधिर से भरी होती है? यानी जो रिक्त स्थान है, प्रगुआ है, यानी जो बाह्य त्वचा और आहार नाल के मध्य की जो जगह है वो रुधिर से भरी हुई है। रुधिर से भरी हुई प्रगुआ, यानी जिसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो आर्थ्रोपोडा में अभी आपने देखा था डिटेल में, आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट अपना फील पांव रोग। अब फील पांव रोग आपने देखा होगा कि जो परजीवी है, परजीवी से जो रोग होता है निम्मेटोडा में, ठीक है, ये निम्मेटोड फील पांव रोग किसके कारण है? निम्मेटोड फाइलम है, वो वुकेरेरिया इसका उदाहरण है। निम्मेटोडे का, वुचरेरिया का हो, वुकेरेरिया हो, तो निम्मेटोड का ये उदाहरण है। निम्मेटोड आप देखेंगे ये परजीवी के तौर पर दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे गोलकर्मी। जो कर्मी है ना, वो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, गोलकर्मी, जिसे आप एस्केरिस कहते हो, फाइलेरिया कृमि है, पिन कर्मी है, और वुचरेरिया है। ये सभी दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं निम्मेटोड। और आपको जो रोग पूछा है ना, वो पूछा है फिल पांव रोग कौन सा परजीवी करता है, इनमें से कौन सा निम्मेटोड उदाहरण में फिल पांव करता है? तो फिल पांव करता है वुचरेरिया। ध्यान रखना, मुचवेरेरिया है, इससे फिल पांव रोग हो जाता है, श्लीपद रोग हो जाता है वुचरेरिया से। नेक्स्ट सवाल है, कशेरुकों का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है? कशेरुक है, वर्टिब्रेट जो कशेरुक है उसके क्या पाया जाता है? तो कशेरुक में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। कशेरुक में जो सामान्य लक्षण है उसमें नोटोकॉर्ड पाया ही जाएगा। तो विकल्प एक है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। वर्टिब्रेट जो कशेरुक है उसमें क्या क्या लक्षण है? नोटोकॉर्ड पाया जाना, उसमें मेरुरज्जु पाया जाएगा, उसका त्रिकोणिक शरीर होगा, उसमें देहगुआ होगी, उसमें युग्मित क्लोम शैली होगी। ये सभी कशेरुक में होता है, त्रिकोणिक होता है, देहगुआ होता है। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण सामान्य लक्षण है वो पृष्ठ रज्जु है, उसका क्या है? वो है नोटोकॉर्ड का पाया जाना। अब वर्टिब्रेट के 5-6 प्रकार आपने देख लिए होंगे अभी। निम्नलिखित में से किसमें शल्क होते हैं? शल्क का मतलब है, इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। शल्क होता है एक मछली में, एक सरीसृप में, दोनों में ही होगा। सरीसृप और मत्स्य में, पिछीज में होगा। पिछीज और फिर आपका रेप्टाइल्स, पिछीज रेप्टाइल्स, दो तीन कहाँ पे? सी में, इसमें ही शल्क देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट मत्स्य वर्ग, आप विशेष वर्ग का आपने डिटेल में देख लिया होगा कि मत्स्य एक तो असमतापी होगा, हृदय 2 कक्ष का होता है, शल्क इसमें पाए जाते हैं।
क्लोम से अपना श्वसन कार्य करते हैं। और मछली में एक शार्क मछली थी जिसका उपास्थि का शरीर बना होता है। बाकी ये सभी उदाहरण थे। सरीसृप में असमतापी होते हैं ये भी। सल्क से शरीर ढका हुआ रहेगा। त्रिकक्षीय हृदय रहेगा। उभयचर में और सरीसृप में हृदय है वो 3 कक्ष का रहता है। लेकिन मगरमच्छ एक रेप्टाइल से उसका हृदय 4 कक्ष का। ये सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सवाल, गलत वाक्य को चुनिए। ये स्टेटमेंट देखो, एविज वर्ग के पक्षी समतापी, आपको पता है जो एविज है पक्षी है वो समतापी होते हैं, बिल्कुल। पक्षी अंडे देते हैं, हृदय में 4 कक्ष, बिल्कुल करेक्ट है। पक्षी अंडे देते हैं, हृदय में 4 कक्ष है। और समतापी, मानव भी समतापी है, हृदय में 4 कक्ष है लेकिन अंडे नहीं देते हैं। मानव है वो बच्चे जन्म देते हैं, जिसे आप जरायुज कहते हो। एविज, एविज यानी पक्षी, एविज वर्ग के पक्षियों का शरीर परों से ढका, बिल्कुल पर तो होंगे ही। और इसके अग्रपाद, बिल्कुल आगे वाले जो पैर है ना वो पंख में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं एविज भी। ये दोनों ही करेक्ट है, इसमें गलत वाक्य आपको पूछा है। नेक्स्ट देखो, मछलियाँ, मछलियाँ होती हैं जलस्थली जीव, उभयचर तथा रेंगने वाले जीव सभी अंडे देने वाले होते हैं। अब मछली अंडे देती है आपको पता है, उभयचर अंडे देते हैं आपको पता, सरीसृप भी अंडे देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि सभी अंडे देने वाले होते हैं। क्या ये सभी अंडे देते हैं? सभी के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो अंडे नहीं देते हैं, जैसे आगे देखेंगे। और स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं। जो स्तनधारी है वो जरायुज होते हैं, इसमें बच्चे देते हैं। अब यहाँ पर स्तनधारी में भी आपने 2 उदाहरण देखे होंगे, जो अपवाद देखे होंगे। इकिडना और प्लेटिपस हैं जो जरायुज यानी बच्चे नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। इकिडना और प्लेटिपस हैं। इकिडना प्लेटिपस अंडे देते हैं, बाकी स्तनधारी वर्ग जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो उभयचर है, सरीसृप है, वो अंडे तो देते हैं लेकिन इसके कुछ उपवाद में कुछ मछलियाँ उभयचर और सरीसृप है जो जरायुज होती हैं। सो यहाँ पर गलत हो जाएगी कि सभी मछली उभयचर और सरीसृप जरायुज, यानी सभी अंडे देने वाला नहीं है। कुछ जरायुज भी होते हैं, जैसे साक, स्टिंगरेज, ईगल रे, विशाल रे मछलियाँ जरायुज मछलियाँ हैं। उभयचर में मेढक, टॉर, सैलामेंडर की कुछ प्रजाति जरायुज होती हैं। सरीसृप में सिकिंग एक प्रकार की चिपकली है सरीसृप में जो जरायुज है। नेक्स्ट अपना सवाल है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा, अब टेरिडोफाइटा में शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित होगा। और पुष्प, सपुष्पक तो केवल एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म होता है, सपुष्पक यानी पुष्प होता है। मूल, जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होगा लेकिन पुष्प नहीं होगा टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में आपने देखा जड़, तना, पत्तियों में होगा। सेहवनी उत्तक टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा। और फिर इसके उदाहरण में मार्सिलिया, फन, हॉस्टेल टेरिडोफाइट के उदाहरण होते हैं। पोरीफेरा संघ के सदस्यों को पहचानिए। पोरीफेरा, अब पोरीफेरा में आपने देखा है पहला ही, जिसके अंतर्गत स्पंज होते हैं, जिसमें आपने पोरीफेरा में छोटे छोटे छिद्र देखे थे, तो स्पंजिला है पोरीफेरा में। युगलिना, हाइड्रा, पेनिसिलियम ये पोरीफेरा के नहीं हैं। पोरीफेरा यानी इसका अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी, जो चलते नहीं, कहीं चिपके रहते हैं। साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला ये पोरीफेरा के हैं। हाइड्रा किसका? हाइड्रा है सिलेंट्रेटा का। किसका है? सिलेंट्रेटा का है हाइड्रा। निडारिया का है हाइड्रा। समुद्री एनिमोन है, जेलीफिश, ये निडारिया या सिलेंट्रेटा के हैं। कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है? तो जलीय प्राणी जिसमें आपका कोरल तो आपने देखा, कोरल तो एक सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा कोरल। हाइड्रा भी सिलेंट्रेटा है, जो कि जलीय प्राणी नहीं है, ये आपको पूछा। जेलीफिश भी ये सिलेंट्रेट, तो ये सभी सिलेंट्रेटा तो जलीय है। फाइलेरिया, फाइलेरिया दोस्तों सिलेंट्रेटा नहीं है, ये जलीय प्राणी नहीं है, ये निम्मेटोड है। फाइलेरिया क्या है? निम्मेटोड, त्रिकोरिक है। और निम्मेटोड के अंतर्गत आपके गोलकर्मी, निम्मेटोडी रोग फैलाते परजीवी, गोलकर्मी, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, विचरेरिया ये निम्मेटोड है, त्रिकोरक है, द्विपार्श्व समित है, शरीर बेलनाकार होता है। और निम्मेटोडा में ही जो देहगुआ है ना वो कूट शिलोम वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है एम्फीबियन, और एम्फीबियन में नहीं होता। एम्फीबियन का मतलब ये हुआ कि उभयचर, उभयचर में क्या शल्क होते हैं? शल्क तो केवल सरीसृप में होते हैं, यानी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें शल्क होते हैं। और शल्क आपने पीसीज में देखा, मछलियों में देखा है। और एम्फीबियन में शल्क नहीं होते, बिल्कुल शल्क कहाँ होता है एम्फीबियन में। बाकी एम्फीबियन में 3 कोष्ठ वाला हृदय होता है, सरीसृप हो गया, एम्फीबियन है 3 कक्ष वाला हृदय है। एम्फीबियन जो उभयचर होता है उसमें क्लोम और फेफड़ा है, वो दोनों देखने को मिलेगा। श्लेष्मा ग्रंथि रहेगी, म्यूकस ग्लैंड है। जो एम्फीबियन है ना, मेढक वगैरह के आप देखना, जो सबसे बाह्य ग्रंथि श्लेष्मा रहेगी, इस प्रकार से श्लेष्मा टाइप गीली गीली वेट ग्रंथि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो एम्फीबियन अपन देखते हैं वो शल्क नहीं होते हैं। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं एम्फीबियन में। हृदय त्रिकक्षीय है, बाह्य कंकाल नहीं, वृक्क पाए जाते हैं। अंडे देने वाले जंतु जल थल दोनों में रहते हैं। सैलामेंडल, राना ट्रिगना, हाइला इसके उदाहरण हैं। बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? जिसमें केंद्रक नहीं होता है
तो वो तो आपके मोनेरा हो जाएगा। और मोनेरा के अंतर्गत क्या आएगा, मोनेरा के अंतर्गत आएगा नील हरित शैवाल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। 3 और 4 है वो मोनेरा के अंतर्गत है। जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा के अंतर्गत है, जिसमें बिना केंद्रक एक तरीके से प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा। तो बी 3 और 4 साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया है, जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। ये डिटेल में आपने जान लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है। सजीवों के वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं हो सकता, जीवों की देह संरचना में होता है, अकेले अपना भोजन बनाने की सामर्थ्य, खुद भोजन बनाते हैं, स्वपोषी विषमपोषी है, झिल्लीयुक्त कोशिकांग आपने देखा, केंद्रक रेखा यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधार पर विभेदन यहाँ पर होता है। पादप की ऊंचाई के आधार पर बिल्कुल नहीं होता, हाइट के आधार पर विभेदन नहीं होता, बाकी सभी में होता। तो इजी सवाल था, डी करेक्ट है। प्रोटोकॉर्डेटा का जो एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, प्रोटोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, प्रोटोकॉर्डेटा में द्विपार्श्व संमित और प्रगुआ पाई जाती है, प्रोटोकॉर्डेटा में परिसंचारी तंत्र का होना और संधिपाद का होना। जॉइंटेड लेग किसमें होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है उसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में ये संधिपाद जॉइंट वाले जुड़े हुए पांव नहीं होते, संधिपाद नहीं होता, बाकी सभी गुण प्रोटोकॉर्डेटा में आपने देखे हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्व समित त्रिकोणिक देहगुआ वाला होता है। नोटोकॉर्ड इसकी छड़ की भांति रहती है। और प्रोटोकॉर्डेटा में हार्डिमेनिया, एम्पियोक्स है, बेलना ग्लोसस है, ये सभी उदाहरण हैं। इकाई नोटरमेट का चलन अंग है। अब इकाई नोटरमेट है यानी कहीं ना कहीं ये कांटे वाली बात आ गई है। तो इकाई नोटरमेट है, इसका ये चलते कैसे हैं, नाल पास से चलते हैं, पेशी पास से चलते हैं, पार्श्वपास से चलते हैं, संधि पास से चलते हैं। इकाई नोटरमेट चलते हैं ट्यूब फीट से, वेरी इंपॉर्टेंट है। इकाई नोटरमेट का चलन अंग है वो नाल पाद है, ठीक है, ट्यूब फीट से। कौन से पैर से, ट्यूब टाइप पैर रहते हैं। जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित रहती है इकाई नोटरमेट में, और इनमें एक विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, ट्यूब नाल पाया जाता है जो इसके चलने में सहायक है। और बाकी ये कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल है कांटों वाला, ये सभी इसके उदाहरण आपने एस्टियस, एंटेडॉन, इकाइनोस, होलीथूरिया, ये सभी इकाई नोटरमेट है। कोरल क्या होते हैं, कोरल आपने देखा सिलेंट्रेटा में आता है। तो कोरल में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, इसको थोड़ा और देख सकते हो इंग्लिश में भी, कोरल्स आर। तो कोरल्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सिलेंट्रेटा है, प्रवाल भीतियाँ हैं, कॉलोनी में रहते एक साथ समूह में रहने वाले नाइड्रिया संघ के प्राणी। किस संघ के हैं, नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी ग्रुप्स में रहते हैं, वही आपकी कोरल है। जो मूंगा है, नरम मूंगा, एक पथरीला मूंगा होता है। तो प्रवाल यही है, मूंगे दो प्रकार के, प्रवाल दो प्रकार के। तो प्रवाल भीतियाँ समुद्र के भीतर स्थित जो चट्टाने हैं ना, ये प्रवाल भीतियाँ कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। ये इन छोटे जीवों की बस्तियाँ, कॉलोनीज होती है, बहुत से छोटे छोटे जीव मिलकर ये एक तरीके से पानी के ऊपर आ जाते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित एक चट्टान टाइप आपको देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में ये जीव ही है नाइडेरिया संघ के जो कॉलोनीज में रहते हैं। नेक्स्ट, जीवों की वैज्ञानिक नाम पत्ती की व्यवस्था किसने की थी। ये अब इजी सवाल आ गया। जीवों में वैज्ञानिक नाम पत्ती कैरोलस लीनियस ने की थी। कैरोलस लीनियस ने की थी 18वीं शताब्दी में। और लीनियस ने जो नामकरण किया था, द्विजगत प्रणाली दी थी। पहला नाम इसने दिया था वंश का, दूसरा नाम दिया था जाति का, यानी पहला जीन्स, दूसरा स्पीसीज। नेक्स्ट, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय। मछलियों का हृदय होता है दो प्रकोष्ठ का। मगरमच्छ वैसे सरीसृप है, और लेकिन इसका हृदय होता है 4 चैम्बर का। पक्षी का होता है 4 चैम्बर का। उभयचर और रेप्टाइल्स का हृदय होता है 3 चैम्बर का। तो दो प्रकोष्ठ वाला होता है मछली का होता है, फिश का होता है। और उभयचर का होता है वो त्रिकक्षीय होता है, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। सैलामेंडर, टोड, राना ट्रिगिना, हाइला, ये त्रिकक्षीय हृदय है। उभयचर और सरीसृप 3 कक्षीय होते हैं। स्तनधारियों का हृदय, पक्षियों का हृदय 4 चरप का होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 चैम्बर का, लेकिन है रेप्टाइल्स। मेढक अपनी त्वचा से शोषण लेते हैं। छिपकली है, रेप्टाइल्स हैं, हृदय 3 कक्ष का हो गई है। शाक का 2 कक्षीय होता है। शाक है उपास्थि से बना हुआ होता है ना, पूरा शरीर उपास्थि से। शाक एक मछली है, हृदय 2 कक्ष का ही होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण रूप से उपास्थि, आगे सवाल था ना, संपूर्ण रूप से उपास्थि का कंकाल किसका होता है। वैसे मछलियों का कंकाल अस्थियों का होता है, लेकिन शाक का पूरा शरीर उपास्थि का बना हुआ होगा। किसका, शाक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई एक एनिलिड प्राणी कौन सा है। एनिलिड प्राणी, एनिलिड प्राणी में यहाँ पर आ जाएगा अर्चिन। एनिलिड प्राणी अर्चिन हो जाएगा। तो एनिलिड का यहाँ पर बात करें तो केंचुआ, नेरिस, जोंक, ये तो एनिलिड है, केंचुआ, नेरिस, जोंक। और पूछा कौन सा नहीं, तो ये अर्चिन आ जाएगा, जो आपके एनिलिड नहीं है। और बाकी आपने देखा होगा एनिलिड में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। द्विपार्श्व समित हैं, त्रिकोरक हैं, और शरीर पूरा विभेदित आपको शरीर देखने को मिलेगा, यानी अंग वगैरह सारे कार्य कर रहे होंगे। और इसमें देहगुआ भी रहेगी, सब कुछ है एनिलिडा में, एनीथिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। नेरिस, जोंक, केंचुआ इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
और फिर यहाँ पर ये एनिलिड का है, और जो अर्चिन था ना ये इकाइनोस है। अर्चिन, समुद्री अर्चिन वगैरह आपने देखा था ना, जिसमें कांटे होते हैं, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोस है, इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। जो अर्चिन इकाइनोडर्मेट है। आपको पूछा कौन सा नहीं है एनिलिड, तो नेरिस, जौंक, केंचुआ तो है, अर्चिन नहीं है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टम सिस्टम बांट दिया था भाई लीनियस ने। सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। कार्ल वॉन लीने का योगदान विज्ञान की किस शाखा में, आप कहेंगे ये कौन सा नाम आ गया, कार्ल वॉन लीने। ये नाम दोस्तों कैरोलस लीनियस का ही नाम है, कार्ल वॉन लीने। तो इनका संबंध तो वर्गीकरण से ही रहेगा, टैक्सोनॉमी से ही रहेगा। और 18वीं शताब्दी में कैरोलस लीनियस ने यहाँ पर एक तरीके से द्विनाम पत्ती हैं वो नामकरण स्टार्ट किया था। और कार्ल लीनियस, कैरोलस लीनियस 1761 में प्रतिष्ठित होने के बाद कार्ल वॉन लीने के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कार्ल लीनियस कहो और या फिर कार्ल वॉन लीने कहो, ये स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे, और द्विपद नामकरण के आधुनिक नींव, जो आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से जाने जाते हैं, कार्ल लीनियस। इसका अन्य नाम है कार्ल वॉन लीने। नेक्स्ट है वन वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते, वास्तविक अंग नहीं होते, किस में वास्तविक नहीं होते, तो मोलस्क में। अब वास्तविक हैं वो सिलेंट्रेटा में नहीं होते, आर्थ्रोपोडा में वास्तविक अंग रहेंगे, मोलस्का में रहेंगे बिल्कुल, इकाइनोडर्मेट में तो रहते ही वास्तविक अंग, सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं होते। यानी जो निडारिया संघ का था सिलेंट्रेटा था, ठीक है, जैसे कोरल था ना वो सिलेंट्रेट था, इसमें वास्तविक अंग नहीं होते। किस वर्ग में, ये बी सिलेंट्रेटा। जो निडारिया हैं जलीय जंतु हैं, उत्तकीय स्तर का संगठन, यहाँ पर पोरीफेरा के बाद सभी में उत्तकीय स्तर का ही है, तो इसका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। देहगुआ पाई जाती है, एक देहगुआ पाई जाती है। इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना है, कोरल और कुछ एकाकी भी है। हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, कोरल, ये इसके उदाहरण है। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश। नेक्स्ट है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट में, इकाई नोड्रोमेट में आपने देखा होगा कांटों वाला शरीर, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी संरचना का कंकाल रहता है इकाई नोड्रोमेट में। तो इकाई नोड्रोमेट हो जाएगा कांटों से आच्छादित त्वचा, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, देहगुआ, तिरकोरक समुद्री जंतु हैं, इकाइनोस, होलोथूरिया हैं, एंटेडॉन, एस्टिएस, ये सभी इकाई नोड्रोमेट के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है, किसका खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है, तो जोंक में। किसका खंडीय व्यवस्था में, एनिलिडा में। एनिलिडा में द्विपार्श्व श्रमित त्रिकोरक शरीर है, वास्तविक देहगुआ पाई जाती है। तो जोंक यहाँ पर मैंने कहा था ना एनिलिडा में सब कुछ होगा, एनीथिंग्स, खंडीय व्यवस्था बिल्कुल एनिलिडा में है। तो जोंक, नेरिस, केंचुआ सभी एनिलिडा के तो भाग हैं। तो ये खंडीय व्यवस्था वाला हो जाएगा एनिलिडा, केंचुआ, नेरिस और जोंक। अंग संरचना है वो पाई जाती है, वास्तविक अंग एनिलिडा में होता है, एनीथिंग है तो सब कुछ होगा। वर्गीय पदानुक्रम में कुल कौन से दो के मध्य आता है, सबसे नीचे आपने देखा थी जाति थी, ठीक है, जाति के ऊपर आपका वंश था, वंश के ऊपर आपका फैमिली थी, कुल थी। तो कुल, कुल के ऊपर आपके गण है, तो गण और वंश के मध्य कुल आपको देखने को मिलेगा, गण और वंश के मध्य कुल है, ठीक है, गण और वंश के मध्य, गण यानी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर और जेंस के मध्य आपको देखने को मिलेगा फैमिली। तो ये क्रम आप देख सकते हो, जाति यानी स्पीसीज, स्पीसीज के बाद वंश जीन्स है, फिर कुल फैमिली है, उसके बाद ऑर्डर है, फिर आपकी क्लास है, फिर किंगडम है, ये सही। और सबसे छोटी इकाई है वो जाति ही है। अगला है 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। पंच जगत पद्धति आर वी टेकर ने दी थी 1969 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमिलिया में बांटा था इन्होंने। सुपरिभाषी केंद्र किसमें नहीं पाया जाता, नहीं पूछा, यानी केंद्र के स्पष्ट नहीं, तो मोनेरा में नहीं है। मोनेरा के उदाहरण में नील हरित शैवाल हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, जिसपे केंद्रक स्पष्ट नहीं होते हैं। जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी। नेक्स्ट है जातियों का उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये डार्विन की पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी थी। जैव विकास की अवधारणा को दिया था डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल देखते हैं। सवाल है मीना और हरि ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। मीना ने एक जीव देखा, हरि ने भी देखा वो जीव। हरि ने कहा कि ये तो कीट है, जबकि मीना ने कहा कि ये केंचुआ है। अब इनका लक्षण ये था, कौन सा लक्षण ये बताएगा कि ये कीट है, एक्चुअल में ये कीट है, ऐसा कौन सा लक्षण बताएगा कि ये कीट है, तो कीट बताने वाला यानी वो आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड का शरीर कैसा होता है, तो आर्थ्रोपोड में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, बॉडी विद जॉइंटेड लेग, यानी जो
पाद है ना, पाद यानी जो पैर है ना, पैर वो जुड़े हुए रहेंगे तो वो आर्थ्रोपोड में रहेंगे, और कीट हमेशा आर्थ्रोपोड होता है तो जॉइंटेड लेग्स हो जाएगा आर्थ्रोपोड। संधित पाद वाला शरीर बी करेक्ट है, जो कीट को बताएगा। तो कीट आर्थ्रोपोड से संघ से संबंधित जो सबसे बड़ा संघ है, और आर्थ्रोपोड का मतलब ही है कि जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ये सभी मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़ा है, मशका है, तिलचटा, झींगा, कीट वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये ऊपर तो आपने 34 सवाल देखे जो बहुविकल्पीय टाइप के थे। एक्स्ट्रा फैक्ट अपन ने पहले ही ऊपर कवर कर रखे थे, उसके आधार पर जल्दी में आपकी ये खत्म हो गई। अब लघु उत्तरीय प्रकार के कुछ और सवाल देख लेते हैं, 14 सवाल। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रकार का पहला सवाल गलत सही आपको बताना है। पहला देखिएगा, 5 जगत वर्गीकरण को विहिटीकरण है, तो विहिटीकरण ने तो दिया था, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया में विभाजित किया गया, बिल्कुल मोनेरा जगत है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, तो इसे आप नीलहरित शैवाल, आर्की बैक्टीरिया है, जीवाणु ये सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आपका वर्ग से शुरू करने पर जाति वंश से पहले आती है। अब वर्ग से शुरू कर रहे हो तो जाति है ना, जाति ये वंश से पहले कैसे आएगी? वंश पहले आएगा, वर्ग से शुरू करेंगे, वर्ग गण कुल, वंश पहले आएगा, जाति सबसे लास्ट आती है, ये तो सभी को पता है। एनाबीना मोनेरा जगत है, बिल्कुल एनाबीना है वो मोनेरा का ही एक उदाहरण आपको मिलेगा। एनाबीना है वो मोनेरा है, प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट अपना है नीलहरित शैवाल प्रोटिस्टा से है। प्रोटिस्टा नीलहरित शैवाल तो आपके मोनेरा से है, किससे? मोनेरा से। प्रोटिस्टा में ये सभी मोनेरा के उदाहरण हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्म ये मोनेरा के हैं। नेक्स्ट है सभी प्रोकैरियोट मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक जितने भी है वो मोनेरा के, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब रिक्त स्थान आपको भरने हैं। कवक में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? मृत जीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। कवक फंगी है ना, दूसरों पर आश्रित है तो मृत जीवी है। कवक की कोशिका भित्ति, अब कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, और जो दो की कोशिका भित्ति होती है, कवक की होती है, फंगस की, फंगी की होती है, एक आपके प्लांट पौधों की होती है। पौधों की सेलुलोज की होती है, कवक की काइटिन की होती है, काइटिन नामक शर्करा की होती है। नील हरित शैवाल तथा कवक का साथ पाए जाना, तो सहजीवी संबंध आपने देखा होगा, शैवाल और कवक एक साथ है तो वो लाइकेन है। कैसा संबंध है? लाइकेन का संबंध है। नील हरे शैवाल और कवक के बीच का संबंध है वो लाइकेन का संबंध है, जिसमें दोनों ही सहजीवी हैं, यानी कहीं न कहीं एक दूसरे के साझा करते हैं पोषक तत्व वगैरह एक दूसरे को जीवित बनाए रखने के लिए। काइटिन की रासायनिक प्रकृति, काइटिन जो कि कवक के ऊपर कोशिका भित्ति रहती है वो काइटिन की है, तो काइटिन की कोशिका भित्ति शर्करा होती है। एक्चुअल में काइटिन क्या होता है? एक शर्करा है, यानी कार्बोहाइड्रेट ही तो है काइटिन, जो कवक के ऊपर कोशिका भित्ति रहती है। किसमें समान लक्षणों की अधिकतम संख्या के साथ सबसे कम जीवों की संख्या, तो जाति है ना, इसमें सबसे कम जीव है और सबसे छोटी इकाई है। तना, मूल एवं पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित न होने वाले पादप, यानी बिल्कुल तना, मूल, पत्ती में नहीं तो वो थेलोफाइटा है। थेलोफाइटा में आपके कारा आ जाएगा, है अल्वा है, स्पाइरोगाइरा है, क्लेडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है। इसका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता ही नहीं है, बाकी में होता है टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में। और ध्यान रखना थेलोफाइट को दोस्तों शैवाल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतिम रिक्त स्थान है, किसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट है वो उभयचर है, सभी को पता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक बीजपत्री है, कौन सा द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री की जड़ें होगी वो रेशेदार होगी। कैसी होगी? रेशेदार जड़ें होगी, यानी इस प्रकार से रेशे वाली बिल्कुल अंदर ही अंदर जुड़ी हुई जड़ें होगी, लंबी नहीं होगी ज़्यादा, इस टाइप से। और एक बीजपत्री का पत्तियों का सिरा विन्यास है ना, वो आपके समानांतर सिरा विन्यास होगा। कैसा? समानांतर सिरा विन्यास है, इस टाइप से होगा। द्विबीजपत्री की जड़ें हैं वो आपकी मूसला जड़ें, इस टाइप से लंबी जड़ होगी, ये मूसला जड़ होगी, इस टाइप से। और द्विबीजपत्री का सिरा विन्यास, जो पत्ती का आपने सिरा विन्यास देखते हो वो आपका इस टाइप से रहेगा, जैसे आप बोलते हो ये सिरा विन्यास जालिका वाला होता है, ठीक है। तो इनमें से आपको एक बीजपत्री बताना और द्विबीजपत्री बताना। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत उदाहरण में आपको वैसे मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं, प्याज, नारियल, घास, अदरक, केला, बाजरा, बांस, जौ, जई, ये सभी एक, लहसुन, प्याज एक बीजपत्री। तो इस उदाहरण में आपको गेहूं, मक्का, चावल एक बीजपत्री तो दे रखा सवाल में। द्विबीजपत्री में चना, मटर, लौकी, वो द्विबीजपत्री में। तो द्विबीजपत्री के नीचे आप देखेंगे आलू, मटर है, उसके बाद जिसमें दालें हैं, चना है, मूंगफली है, ओक है, गुलाब, नीम, सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, सूरजमुखी, ये द्विबीजपत्री है। अगला अपन को कॉलम को मैचिंग करानी है, तो ये भी अपन करा देते हैं कॉलम की मैचिंग। बिल्कुल खुली अवस्था में, नग्न अवस्था में है तो वो जिम्नोस्पर्म है। आवर्त बीजी है, ढके हुई बीज है तो एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर आपको बताना है ब्रायोफाइटा। अब थेलोफाइटा का अभी आपने देखा क्लेडोफेरा के एक थेलोफाइटा, इसको थेलोफाइटा कर देंगे। और ब्रायोफाइटा में मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया, तो D3 हो जाएगा, ठीक है। मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया। मार्सिलिनिया है, ये आपका टेरिडोफाइटा है, सॉरी मार्सिलिनिया, हाँ टेरिडोफाइटा है तो है मार्सिलिनिया। मार्सिलिनिया टेरिडोफाइटा है। फिर कशराब, फ्लेजिला है, जो चलन के लिए अंग है वो युगलिना हो जाएगा। फिर पेनिसिलियम है, फंजाई, फंजाई एक कवक है, ठीक है, ये कवक है पेनिसिलियम आपने देखा, तो ये सही मैचिंग आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट एक और मैचिंग आपको करानी है, रंध्र वाले सलंद्री एक तरीके से स्पंज वाले, पोरीफेरा में स्पंज होता है, आप सभी को पता है। और फिर आपका यहाँ पर संधित पाद, जुड़े हुए पैर किसका होता है? आपने देखा जुड़े हुए पैर तो होते हैं, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही जुड़े हुए पैर होता है। और शुल में त्वचा यानी कांटेदार त्वचा किसकी होती है? कांटेदार त्वचा त्वचा एकाइनोडर्मेट की होती है। मुलायम शरीर वाले प्राणी, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी अपन ले लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर अपन देख रहे थे विखंडस खंडीबन, सब कुछ किस में होता है? एनीथिंग, एनीथिंग तो एनीलिडम हो जाएगा। मुलायम शरीर वाले प्राणी, और शुल में त्वचा वाले तो आपका एकाइनोडर्मेट है। फिर मुलायम शरीर आपका हो जाएगा मोलस्क, मोलस्क का शरीर मुलायम। और बाकी द्विकोरिक होती है वो सिलेंट्रेटा में होती है, निडारिया में होती है, द्विकोरक है त्वचा में। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, निम्नलिखित जीवों को उनमें यथार्थ परगुआ के होने अथवा न होने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। किसमें परगुआ है, किसमें सिलोम है? सिलोम में भी बिल्कुल जो एसिलोमेट हैं जिसमें बिल्कुल परगुआ नहीं है। कूट सिलोम जो आपको दिखती है, आभास कराती है। स्यूडो जो सिलोमेट हैं, सिलोमेटा, और परगुइक हैं जो सिलोमेट हैं। तो इनमें आप वर्गीकृत करेंगे जैसे किसमें सिलोम होती है, किसमें नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बेहतर ढंग से बताया है। सिलोम यानी देहगुआ, देहगुआ का मतलब खाली स्थान, जो शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच में तरल से भरी गुआ को सिलोम कहा जाता है। सिलोम उन तरल पदार्थ से जिसमें त्रिस्तरीय प्राणियों की मध्य स्तर से बाहरी आवरण और पाचक नाल के बीच में लसिका से दरो भरा रहता है। और यहाँ पर सिलोम की अपन बात कर रहे हैं, तो ये सभी एक बार बता देता हूँ किसमें कौन सी सिलोम होती है। एस के हेलमंतीज कूट प्रगुइक जीव हैं। जो एस के हेलमंतीज है ना, वो स्यूडोपाइड वाले हैं, स्यूडोमेट है। और जैसे आप एस के हेलमंतीज को बोला जाता है निम्मेटोडा। तो प्लेटी हेलमंतीज में तो बिल्कुल भी देहगुआ नहीं होती, प्लेटी हेलमंतीज में देहगुआ होती ही नहीं है। एस के हेलमंतीज में होती है लेकिन स्यूडो वाली होती है, कूट गुहिक होती है। और एस के हेलमंतीज के उदाहरण में आपके निम्मेटोड में जैसे गोलकर्मी है, गोलकर्मी की जो देहगुआ है ना वो स्यूडो वाली होगी। जितने भी निम्मेटोड हैं, फाइलेरिया कर्मी है, पिन कर्मी है, विचरेरिया, ये निम्मेटोड हैं। तो इसकी देहगुआ कैसी होगी? स्यूडो वाली होती। कूट सिलोम इसमें देखने को मिलेगा। प्लेटी हेलमंतीज में बिल्कुल प्लेट होगी, देहगुआ कहाँ होगी? यानी प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टैप फॉर्म। जो प्लेटी हेलमंतीज है, लीवर फ्लूक, टैप फॉर्म, प्लेनेरिया, इसकी अगुअक होता है, एसिलोमेट होता है, शरीर गुहा अनुपस्थित रहती है। और बाकी सभी में देहगुआ पाई जाएगी, बाकी सभी उदाहरण में देहगुआ पाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसमें, जैसे स्पंजिला, स्पंजिला में देहगुआ है वो पोरीफेरा, इसमें देहगुआ नहीं होती है। समुद्री एनिमोन में भी देहगुआ नहीं होती है। प्लेनेरिया तो प्लेटी हेलमंतीज देहगुआ नहीं होगी। विचरेरिया प्लेटी हेलमंतीज सॉरी आपके ये निम्मेटोड हैं, एस के हेलमंतीज हैं, इसमें कूट प्रगुइक होगी, स्यूडो वाली होगी। एस्केरिस भी निम्मेटोड हैं, कूट प्रगुइक वाली देहगुआ होगी। नेरिस, इसमें देहगुआ होती है, नेरिस है, जोंक है, ठीक है, ये आपके देहगुआ वाले हैं। बिच्छू है, बिच्छू में तो आर्थ्रोपोड्स है, परगुआ होगी है। केंचुआ है, ये नेरिस केंचुआ है, ये एक ही संबंध है इनका। पक्षी है, मछली है, अश्व है, इन सभी में परगुआ होगी। अगला सवाल है, मछलियों का अंत कंकाल अस्थि अथवा उपास्थि का बना होता है। निम्नलिखित मछलियों को उपास्थिल अथवा अस्थिल मछलियों में वर्गीकृत कीजिए। उपास्थि वाली जिसमें सारा उपास्थि, आपने शाक देखा होगा, बिल्कुल उपास्थि रहती है शाक में। तो उपास्थिल, जैसे उपास्थिल में कौन कौन सी आ जाएगी? टॉर्पीडो, कौन सी मछली उपास्थिल रहती है? टॉर्पीडो, दंसरी, एंगलर फिश, डॉग फिश, ये उपास्थिल वाली है। अस्थिल वाली मछली इसमें रोहू, एस्कोसिड्स, ये अस्थिल मछलियां। तो अस्थिल कम है, उपास्थिल ज्यादा है। निम्नलिखित को उनके हृदय में उपस्थित कक्षकों की, कोश, चैम्बर्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रोहू है और स्कोलियोडॉन है। रोहू स्कोलियोडॉन है, ये मछलियाँ हैं, ठीक है, रोहू मछली है तो 2 चैम्बर का हृदय होगा, ध्यान रखना। रोहू स्कोलियोडॉन, आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या चीज़ दे दी भाई, पहली बार देखिए, मछलियाँ हैं, रोहू मछली है, स्कोलियोडॉन मछली है, 2 चैम्बर्स की। मेढक, ये आपका एम्फीबियन, सेलामेंडर उभयचर एम्फीबियन है। उड़न छिपकली रेप्टाइल्स है। नागराज है, रेप्टाइल्स है। तो जितने भी सरीसृप है और जितने भी उभयचर है उनका हृदय 3 कक्ष का होता है, बिल्कुल। मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, यानी जो पक्षी है, जो पक्षी और स्तनपायी है, उनका हृदय 4 कक्ष का होता है। वैसे आप देख पा रहे हो मगरमच्छ यहाँ पर रेप्टाइल्स है लेकिन इनका हृदय 4 कक्ष का है, ध्यान रखना, अपवाद है। उभयचर और सरीसृप है, ये 3 कक्षीय हैं। स्तनधारी और पक्षी 4 कक्षीय है। मगरमच्छ का भी 4 कक्ष वाला होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रोहू मछली है, जो स्कोलियोडॉन मछली है, जो उड़न छिपकली है, नागराज मेंढक है,
इनको समतापी और असमतापी के आधार पर विभाजित करना है। तो असमतापी और समतापी, समतापी कौन होते हैं? आप कहेंगे जितने भी पक्षी है वो समतापी है, पक्षी समतापी, और स्तनधारी जितना भी अपन मानव वगैरह ने वो समतापी, पक्षी और स्तनधारी। तो समतापी में स्तनधारी में शुतुरमुर्ग है, पक्षी कबूतर है, फिर स्तनधारी चमगादड़ है, व्हेल है स्तनधारी, ये सभी समतापी है। बाकी सभी असमतापी है, रोहू मछली है, मछली वगैरह है, या सरीसृप है, उभयचर है, सारे सारे असमतापी। तो यहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो गई है। अंडे देने वाले दो स्तनधारी, स्तनधारी वैसे शिशु का बच्चे का जन्म देते हैं, लेकिन प्लेटिपस और एकेडिना है, ऐसे हैं दो अपवाद हैं जो अंडे देते हैं, जरायुज नहीं है। रिक्त स्थान भरिए, सजीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण की पत्ती किसने दी थी? व्हीटेकर ने दी थी। वर्गीकरण के आधारभूत सबसे छोटी इकाई क्या है? ये आपकी जाति है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हैं? मोनेरा वाले हैं। पैरामीशियम को इसके होने के कारण प्रोटिस्टा में रखा गया। पैरामीशियम में क्या होता है? प्रोटिस्टा में वही आते हैं जो एक कोशिक है, जो यूकैरियोट है, तो ये सभी एक कोशिक यूकैरियोट है। कवक में क्या होते हैं? कवक में नहीं होता है। कवक में क्या नहीं होता है? एक तो उसमें कैरोटीन की कोशिका भित्ति होती है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है। नामक कवक को आप बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हो। मशरूम कवक है ना, ये बिना सूक्ष्मदर्शी के अपन देख सकते हैं। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है? यीस्ट का उपयोग होता है। कौन से कवक का? यीस्ट का। शैवाल एवं कवक के परस्पर सहजीवी, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध सहवास लाइकेन कहलाता है। वाक्यों को सही गलत बताना है। 46वां सवाल सही गलत। जैसे जिम्नोस्पर्म आकृत बीजों की मौजूदगी के आधार पर एंजियोस्पर्म से भिन्न है, ये स्टेटमेंट क्या है? कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से इसलिए भिन्न है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ढकी हुई अवस्था में बीज होते हैं। क्या जिम्नोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं, ढकी हुई अवस्था में होते हैं? नहीं होते। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से कैसे भिन्न है? उसमें खुली अवस्था में बीज है, वो ढकी हुई अवस्था में नहीं है। तो सही कथन है कि जिम्नोस्पर्म नग्न बीज होने के कारण एंजियोस्पर्म से भिन्न है, न कि आकृत बीज होने के कारण। तो जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन हैविंग नेक्ड सीड, न कि कवर्ड सीड। ध्यान रखना, अपुष्पी पादप क्रिप्टोगैम, बिल्कुल पुष्पी पादप है वो तो आपका फेनरोगैम्स है। फेनरोगैम्स में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे। क्रिप्टोगैम्स में जितने पुष्प नहीं होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते हैं, जैसे कि आपके टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, ये सभी क्रिप्टोगैम है, अपुष्पी पादप है। तो ये अपुष्पी पादप क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। तो सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। ब्रायोफाइट में 7 उत्तक होते हैं। 7 तो टेरिडोफाइट में होते हैं, 7 एंजियोस्पर्म होते हैं, 7 जिम्नोस्पर्म होते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया एक मॉस है। फ्यूनेरिया एक मॉस है। फ्यूनेरिया मॉस, ये करेक्ट है। मॉस है, ये क्या है? ब्रायोफाइट है। अनेक फर्न में संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। अनेक फर्न में संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है टेरिडोफाइट। जीवों के बीजों के भीतर भ्रूण होता है। सीड्स कंटेन एम्ब्रियो, बीजों में भ्रूण बिल्कुल होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। भ्रूण जो बीजों के भीतर होता है, जो खाद्य पदार्थ वहां पर संचित रहता है। निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए, उदाहरण लिखिए। द्विपार्श्व पृष्ठधार सममित किसमें पाई जाती है? द्विपार्श्व यानी दोनों तरफ समान पृष्ठधार होनी चाहिए। तो लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक है, ये प्लेटीहेलमिंथेस का उदाहरण है। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म। तो प्लेटीहेलमिंथेस में क्या नहीं होता है? गुहा, देहगुहा नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल देहगुहा नहीं होती है। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म है। द्विपार्श्व पृष्ठधार सममित पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट अपना है फील पाँव रोग उत्पन्न करता है। तो ये फील पाँव कौन सा कृमि करता है? आपके निम्मेटोड में फाइलेरिया कर्मी है ना, निम्मेटोड में, वो फील पाँव रोग करता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोड में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और उसकी जो गुहा है ना वो रुधिर से भर जाती है। किसमें कूट परगुहा होने के कारण जाना जाता है? निम्मेटोड एंड नेमेटोड, उसमें कूट परगुहा होती है एस्के हेलमिंथेस निम्मेटोड में। प्लेटीहेलमिंथेस में बिल्कुल परगुहा नहीं होती है। अब चित्र में ABCD के नाम बताने, ये चित्र किसका है? आप कहेंगे मछली का है। तो इसमें A पंख, B पंख, C पंख, D पंख के क्या क्या नाम है? तो यहाँ पर जो A वाला पंख आपको देख पा रहा है, इसे डॉर्सल फिन कहा जाता है, पृष्ठ पंख कहा जाता है। ये पृष्ठ वाला पंख है, डॉर्सल फिन है। B वाला पंख इस टाइप से देख पा रहा है, ये पुच्छ पंख वाला है, ये आप काउडल फिन है। C वाला पंख है, इसे श्रोणी, पेल्विक फिन कहा जाता है। और नेक्स्ट D वाला पंख है, ये पेक्ट्रोल फिन है। इसमें आपको पूछा जाता है ये B वाला पंख है ना, B वाला पुच्छ पंख, कॉडल फिन, इसका उपयोग क्या है? तो सबसे पीछे वाला पंख है ना, पुच्छ पंख, ये जल में मछली की गति को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। पुच्छ पंख, ध्यान रखना, पुच्छ पंख बैलेंस करता है। तो ये 48 सवाल थे इस पूरे चैप्टर पर आधारित। NCERT के फैक्ट और एग्जाम्पल सहित पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट किया है। एफर्ट के लिए जितना आप लाइक करेंगे, कम से कम 1000 लाइक तो वीडियो में आने चाहिए ना दोस्तों। आप 5-6 हज़ार मिनिमम देख पा रहे हो, 1000 लाइक्स आएंगे तभी मेरे अंदर आपके समक्ष जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की प्रेरणा जागेगी और बहुत
एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और फ्रीली ये कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराऊँगा। पीडीएफ फाइल भी जल्द मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए इन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बाय बाय।